अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे साथ भी मौजूद होंगे। आज है सेकंड डे ऑफ द वीक, आपका फेवरेट ट्यूसडे आ चुका है। दिस इज सुबह से आगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई एम इमरान हसन, वेलकम बैक वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि दिन अच्छे से शुरू हुआ है। अगर तो हुआ है तो जबरदस्त, नहीं हुआ तो हमारी गलती कसूर नहीं है। कोशिश करें थोड़ी और एनर्जी इसमें डालें ताकि अच्छा हो जाए। और कहने लगे तो और 80 की करिए, 80 की करिए। और साथ ये भी है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो आपकी वजह से और लोग भी मुतासिर होना शुरू हो जाए, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स, जैसे कि आपके ऑफिशियल कोलीग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि अपनी क्या कहना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी, अपना ऑरा जो है ना उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। और वैसे समटाइम्स ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर हमें काम करते रहना चाहिए बेहतरी के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं मामला। समटाइम्स हम भी डाउन फील कर रहे होते हैं, समटाइम्स बहुत खुश भी होते हैं और वो फील भी हो रहा होता है। लेकिन जिस टाइम पे आप डाउन फील कर रहे हैं उस टाइम पे कोशिश करनी चाहिए अच्छी चीजें सोचें। ग्रेटिट्यूड जो है ना वो मैं हमेशा समझती हूँ कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट खाली हो तो डॉलर्स के बारे में सोचे, ऐसा सोचे, आपको फायदा होगा। मैनिफेस्ट करें। आने वाले जो दिन है उसमें मजीद लोगों के टेम्परेचर थोड़े हाई हो जाते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना आने को है। वैसे तो रहमतों बरकतों भरा महीना है, लेकिन हम इसमें थोड़े से हाइपर ज्यादा हो जाते हैं। अब रिपोर्टेडली 2 मार्च को रमजानुल मुबारक होने की उम्मीद है। महकमे मौसमियात ने कहा है 28 फरवरी को चांद नजर नहीं आएगा, यकुम मार्च को ये चांद नजर आएगा एज पर महकमे मौसमियात। और अगर यकुम मार्च को नजर आएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर जिंदगी दी हमें तो हम 2 मार्च को पहला रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। वो जो माहौल और फेस्टिविटीज होती है ना रमजानुल मुबारक की, वो बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। एंड डेफिनेटली रमज़ान का महीना रोज़े उसमें रखते हैं और ये हेल्थ वाइज हम सब जानते हैं, तमाम मुसलमान जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अब तो साइंस भी इसको प्रूव करना शुरू हो गई है, तो तैयारियां अपनी पूरी रख लीजिए। आप तो चल ही रहे होते हैं रोजे, बस आपने नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने ना मुझे बदनाम किया है कि मैं कुछ खाती नहीं है जी। और ऐसे लोग बहुत फायदे में हैं जो कुछ नहीं खाते। अगर आप भी बहुत ज्यादा खाने की या स्मोकिंग वगैरह की आदत है तो थोड़ा थोड़ा इस पे काम कर दें। रोजे रखा करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, दीन के लिए तो अच्छा है ही, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो खैर अल्लाह करे, बहुत कुछ अच्छा है जो होने वाला है। होने वाला है। अल्लाह करे हमें ये जो शाबान के आखिरी दिन है, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी 10 दिन की भी बड़ी फजीलत है। प्लीज इस बारे में पढ़ लीजिएगा और इनसे भी फायदा उठाइए। अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं इन दिनों के अंदर भी। आगे बढ़ते हैं और अब आप बताइए जिसके लिए आप बेताब। अच्छा, उसके लिए बेताब सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरा पाकिस्तान है, बल्कि वो तमाम नेशंस हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करती हैं। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात करी हूँ। इसका मेला सजने में सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं। मेगा इवेंट का पहला मुकाबला जैसा आप भी जानते हैं 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की एक मरतबा फिर कराची में एंट्री हो चुकी है और कराची के स्कूल में ट्रॉफी की नुमाइश की गई है। और ये मैचेस कहाँ देखे जा सकते हैं? 10 स्पोर्ट्स पर ये लाइव एक्शन नजर आएगा। और आपने कहा पहला मुकाबला, पहला और आखिरी मुकाबला एक ही होगा और वो दुबई में होगा, पाकिस्तान इंडिया का होगा और वो 23 फरवरी को होगा। भाई हमने तो लाइन लगा दी है उसके ऊपर। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस वंस अगेन। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, एक और बड़ा क्रूशियल सिचुएशन होगी है। कल हमने ट्राइलेटरल सीरीज के बारे में बात की थी, तो उसका जो अगला मैच है वो बन गया सेमीफाइनल। यानी कि कल चूंकि साउथ अफ्रीका भी हार गया न्यूजीलैंड से, आगे हम बात भी करेंगे। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारा तो बाहर और जीता तो फाइनल में। अच्छा, पता है कल की क्षण ये थी कि हम दोबारा से ना दुआएं करना शुरू हो गए थे, अल्लाह करे साउथ अफ्रीका ना जीते, न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास एक मरतबा फिर से चांस मौजूद है कि पाकिस्तान इसके अंदर कुछ परफॉर्म करके दिखा सकता है। तो बेस्ट विशेस जो हैं वो हमारी डेफिनेटली अपनी टीम के साथ ही हैं। कर ले कुछ कर ले। चले हम दोबारा लेट्स गेट बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफी। हम इधर उधर हो जाते हैं। वो मोइन अख्तर साहब कहते हैं ना, माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, इधर उधर निकल जाते हैं। कज़ाफी स्टेडियम के बाद जो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची है, उसके लिए भी आपको बताएं कि इस वक्त स्टेज सज चुका है, सीटी बजने वाली है। आज बाकायदा तौर पर स्टेडियम का इफ्तिताह हो रहा है। रिपोर्टेडली यहाँ पे आतिशबाजी होगी, लाइट शो होगा और ढोल का जिक्र नहीं है। कज़ाफी की स्टोरी में ढोल का बड़ा जिक्र था। ढोल का जिक्र आपको पता है, पंजाब की खूबसूरती है ढोल जो है। गुलकार अली जफर यहाँ पर मौजूद होंगे, वो परफॉर्म करेंगे। शफकत अमानत अली परफॉर्म करेंगे। साहिर अली बग्गा भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। और तकरीब में आवाम का दाखिला यहाँ पर भी मुफ्त है। अच्छा, मुफ्त है, नू नहीं है, मुफ्त है। हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ मोने सिराज मौजूद है। उनसे जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं, जो कि आपको बताना जरूरी है कि अगर आप बहुत अरसे से कराची स्टेडियम नहीं जा रहे थे, अब जाइए, आपके लिए बहुत कुछ एक्साइटिंग आज होने वाला है। मोने, ओवर टू यू, क्या है आपके पास? जी, क्रिकेट दीवानों को जिस घड़ी का इंतज़ार था वो अब करीब आन पहुंची है और नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में काम ख़त्म हो चुका है और अब खेल शुरू होने को है। मैं इस वक्त नेशनल बैंक के बाहर से ही आपको, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से ही आपको रिपोर्ट कर रहा हूं और यहाँ चैंपियंस ट्रॉफ़ी और जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसके हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं और आज शाम शानदार
तकरीब का जो है वो इनेकाद भी किया जा रहा है, जिसमें सदर पाकिस्तान का बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत किए जाने का इम्कान है। जदीद LED लाइट से मुज़य्यन कर दिया गया है कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम को। इसके अलावा नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अहाते में जो ओवल ग्राउंड था वहाँ और जो दीगर प्रैक्टिस के ग्राउंड्स थे उन्हें भी अपग्रेड किया गया है, वहाँ पर भी नई पिचेस बना दी गई हैं। इसके अलावा कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर से उतारी गई जो फ्लड लाइट्स थी उन्हें प्रैक्टिस एरिया में नेशनल स्टेडियम के लगा दिया गया है। जबकि इसके अलावा जो ट्राई नेशन सीरीज़ का अहम तरीन मैच है वो कल खेला जाएगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, तो उसके हवाले से भी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन आज की जो तकरीब है वो इसलिए भी अहम है कि इसमें शायकीन क्रिकेट के लिए दाखिला बिल्कुल मुफ्त होगा और एक शानदार तकरीब होगी जिसमें मारूफ गुलकार अली ज़फ़र, इसके अलावा साहिर अली बग्गा और शफ़क़त अमानत अली समेत जो दीगर गुलकार हैं वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, मुख्तलिफ जो फ़नकार हैं वो परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ जो आज की तकरीब है उसकी भी तैयारियाँ हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। वो मज़दूर जिन्होंने 120 रोज़ के कम तरीन वक्त में एक शानदार इमारत तामीर की और नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अपग्रेडेशन के जो मुख्तलिफ मराहिल थे उसमें अपना किरदार अदा किया, उनके एजाज़ में चेयरमैन PCB की जानिब से आज एक इशाइया जो है वो भी दिया जा रहा है। और जो शायकीन क्रिकेट है उनके लिए अच्छी खबर यह है कि जब वो आकर घर से आकर स्टेडियम में बैठकर मैच देखेंगे तो उनका जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि माजी में जंगला लगा हुआ था और अब जो है उसे हटाकर ग्रिल लगा दी गई है कि जिससे उनको मैच देखने में अपने क्रिकेट स्टार्स को परफॉर्म करते हुए देखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो बहुत सारे जो है वो बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई गई हैं और अच्छी खबर यह है शायकीन क्रिकेट के लिए कि जब वो आज शानदार इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करना चाहेंगे तो उनके लिए किसी किस्म का कोई टिकट नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आकर यहाँ पर इस शानदार तकरीब से एंजॉय जो है ना इसमें एंजॉय कर सकते हैं, इसमें शिरकत कर सकते हैं, बशर्त ये कि वो अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो लाएँ और वही दिखाकर उन्हें जो है वो अंदर स्टेडियम की जानिब एंट्री मिलेगी। और बताया जा रहा है कि तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि काम ख़त्म हो चुका है और खेल शुरू होने को है, जैसा कि मोनिस हमें बता रहे थे। मोनिस, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर भी दाखिला जो है मुफ्त होगा, आज इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। तो कराची वालों, आप लोगों का इम्तहान है, पहुंच जाना है कराची के नेशनल स्टेडियम में। लाहौर वाले तो गजाफी पहुंच गए थे, भाई बड़ी इतना तादाद पंप में किया था। पहुंचे आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैचेस हो रहे थे कराची वाले जा नहीं रहे थे और फिर हमें पता चला कि वहाँ पे कितना मोटा जंगला सामने लगा है जिससे प्लेयर्स नजर ही नहीं आते। हटा दिया है वो जंगला, हटा दिया। अब उसको हटा दिया गया है और अब उसकी जगह पे वहाँ पे एक छोटी सी ग्रिल लगाई गई है। अब आपका जो व्यू है बिल्कुल क्लियर है और उसके साथ साथ फ्री एंट्री भी है, अली जफर भी है, साहिर अली बग्गा भी हैं। तो वाई नॉट कराची वालों, जरूर जाइए, इस इवेंट को सक्सेसफुल कीजिए और आने वाले वक्त में क्रिकेट का मजा लीजिए। और कराची से क्रिकेटिंग नेशन, बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हमारे, ज़हीर अब्बास से लेकर सलीम यूसुफ से लेकर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ से हमारे सामने आए। मौसम जो है ना वो भी बड़ा इंपैक्ट डालता है ना, इस तरह की एक्टिविटीज में मौसम अगर अच्छा हो तो वैसे ही मजा दुबाला हो जाता है। लेकिन सवात की अगर हम बात करें, वहाँ के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, वहाँ पर बर्फबारी हो रही है और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। इसका मंजर जो है बहुत ही हसीन है, सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने पहुंच चुकी है। तो जो लोग सवात नहीं जा सकते वो कराची जा सकते हैं मैच देखने के लिए। नहीं, बर्फबारी नहीं हो रही है, मौसम अच्छा है, मतलब वहाँ पे एक एक्टिविटी है ना, आज नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह होने जा रहा है। क्या कहाँ पहुंच जाए आप? वाकई में कराची जो सवात नहीं जा सकते कराची चले जाएं, बर्फबारी देखनी है तो फिर सवात ही जाएं, मैच देखना है तो फिर। और इसका फायदा मैच का ये है कि फ्री है, ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है, गाड़ी वो लेके जाए जो आपका साथ दे। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, तजर्बात मुख्तलिफ, और खास तौर पे जो बॉयज हैं, तो प्लीज ऐसा नहीं करना, आपने बी वेरी केयरफुल, जुगाड़ कोई नहीं करना है आपने। हाँ, तरीके के साथ तमाम जो चीजें ना उनको पूरा करके लेके जाना, ताकि खुदा न खास्ता किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको। अच्छा जी, अगली खबर हमारे पास। अगली खबर क्या है? बस वो एक ख्याल, हम तो काफी अरसे से सोच रहे थे अगरचे कि हम अमीर तरीन तबके के अंदर नहीं आते, तरीन में आते हैं, अमीर तरीन में तो नहीं आते। वो तबका जिसको हम कहते हैं कि जी नीश है, अमीर है और लग्जरी ब्रांड्स इस्तेमाल करता है, जिनकी वजह से एक आम चीज़ की जिसके ऊपर ब्रांड का टैग लगता है कीमत डॉलर्स में पहुंच जाती है। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो जो अमीर तरीन तबका है ना, वो लग्जरी ब्रांड्स नहीं खरीद रहा, वो ब्रांड से वो दूर होने लग गया है, वो रियलिस्टिक हो गया है। और हम अक्सर कहते हैं कि इसमें चूंकि दिखावे का एलिमेंट बहुत होता है। अक्सर आपने देखा होगा खवातीन हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारी अपनी खवातीन, हमारी माशरे की जो अमीर हैं, कुछ उन्होंने बैग्स उठाए होते हैं और वो टैग लाजमी दिखाते हैं, या मेल्स ने अगर कोई जैकेट पहनी हो तो उस पर टैग लाजमी नजर आता है। तो अब जो अमीर तरीन लोग हैं या अमीर लोग हैं, उन्होंने स्टेटस का एक नया मेयार मुकर्रर किया है। वो उनकी हेल्थ है और इंटरनल ब्यूटी है। इंटरनल ब्यूटी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली इस तरफ आना जो है ना वो शुरू हो चुका है।
5 करोड़ सार्फिन जो है उन्होंने लग्जरी मार्केट को छोड़ दिया है। ऐसा एक रिसर्च में सामने आया और ये दौलतमंद अफराद जो है खुद को सोशल मीडिया से भी दूर रख रहे हैं और इंटरनेट पर बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हमें जो नज़र आते थे और फैशन ब्रांड्स जो है वो तलाश करते हुए नज़र आते थे, अब जो एवरेज लोग हैं ना, मीडियोकर लोग हम ये कह सकते हैं, वो इनको तलाश कर रहे हैं, जबकि अमीर तरीन अफराद जो है ना, रिच पीपल, द ट्रूली रिच पीपल जिनको हम कह सकते हैं, वो इन सब चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपनी हम ये कह सकते हैं कि ज़ाती शनाख्त को तरजीह दे रहे हैं और जो वॉनबीज है ना वो ज़्यादातर इन ब्रांड्स के पीछे जा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी होगा, स्पेशली मर्द हजरात के लिए, क्योंकि उनके पैसे लग रहे होते थे। भाई हमें खवातीन कहती थी हमें तो ब्रांड्स ही लेने हैं, शिकार तो मर्द ही होता है, माँ सिवाय उन खवातीन के जो खुद पैसे कमाती हैं। ये अमरीकी जरीदा एक उसने ये रिपोर्ट दी है जिसमें बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों का सैंपल लिया गया जो कि इस नीच से ताल्लुक रखते हैं, उनको देखा गया। तो अब देयर फोन देयर हेल्थ, इंटरनल ब्यूटी, कैसे अपनी शख्सियत को कैसे जाज़बे नजर बनाए। महंगे कपड़े पहन के सस्ता इंसान भी सस्ता ही लगता है अगर उसकी शख्सियत में कोई कमाल नहीं है। अगर आपको कैरी करना नहीं आता तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये तब्दीली और ये तब्दीली अच्छी है। मैं इसको ये कहूँगी कि अगर आपको रिच लोगों के ट्रेंड्स को ही फॉलो करना है तो फिर ये एक अच्छा ट्रेंड है, इसको लाजमी फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं जी, पाकिस्तान से खबर है और पाकिस्तान से अच्छी खबर यह है कि साइकिलिंग जो है उसको बैनुल अक़वामी सतह पर तारीखी कामयाबी हासिल हुई है और ये कामयाबी दी है 2 पाकिस्तानी ख़वातीन साइकिलिस्ट ने एशियन रोड एंड पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप में मेडल्स जीतकर। राबिया गरीब और ज़ैनब रिजवान की हम बात कर रहे हैं। अरे वाह, इन खवातीन ने ज़बरदस्त तौर पर मास्टर्स इनफरादी टाइम ट्रायल के अंदर शानदार परफॉर्म किया है, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट देम। SSGC की नुमाइंदगी की है इन्होंने। राबिया जिन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया, वो इस इवेंट में चांदी का तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून भी बनी है। और ज़ैनब जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उन्होंने 40 से 44 की जो कैटेगरी थी उसमें मुकाबला किया, शानदार कारकर्दगी दिखाई और वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो इन दोनों साइकिलिस्ट ने पहली मरतबा किसी बैनुल अक़वामी इवेंट में अपना डेब्यू भी किया था और इतना कमाल जाते ही छा भी गई ना वहाँ पर। वो गई हैं और जाके पाकिस्तान का झंडा जो है ना उन्होंने वहाँ पर सबके दरमियान में गाड़ भी दिया है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो किसी से भी कम नहीं है। अच्छा जी, ज़ैनब और राबिया ये दोनों हमारे साथ भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ज़ैनब एंड राबिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप पहली मरतबा गई, आपने इवेंट में हिस्सा लिया किसी इंटरनेशनल मुकाबले में और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो फील बता दीजिए, ज़ैनब आप बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या पूछ रही थी आप? मैं पूछ रही थी कैसा महसूस हो रहा है सबसे पहले तो, पहली मर्तबा जाना एक इंटरनेशनल मुकाबले में और पाकिस्तान का नाम रोशन करना। हाउ डज इट फील टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान? So we have represented Pakistan before also, but it's the first time हमने अपनी एज कैटेगरी में represent किया है। So इससे पहले भी हम जा चुके हैं 2 दफा, but every time it feels amazing and unreal. ठीक है, तो ज़ैनब इज बीन इन लाइक 42-44 कैटेगरी, राइट ज़ैनब, ऐसा ही है? जी अच्छा, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में तो जब खवातीन यूजुअली लड़कियां 30-31 साल का एज नंबर क्रॉस करती हैं, शादी या एक बच्चा हो जाता है, उमूमी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, देते हैं कि बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तो हमने घर में बैठना है, घरदारी करनी है। आपने सिर्फ एक इंटरनेशनल इवेंट में गए हो, बल्कि पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीत के लाए हो, तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? खुद से अंदर सेल्फ मोटिवेशन था, कुछ और था? ऐसी कोई चीज नहीं है कि एज, जैसे आपने कहा, आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। आपने सिर्फ इफ यू हैव द विल और अगर आपने कुछ करना है तो आई थिंक आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। आपको बस करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बैक होम मेरे पास काफी अच्छा है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच सकी हूँ। अच्छा राबिया, आपकी तरफ आ जाते हैं। आपने चांदी का तमगा हासिल किया है SSGC की नुमाइंदगी करते हुए, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिए हमारे साथ। SSGC की नुमाइंदगी तो कर रही हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान का बेस कोट पहनते हैं और रंग जब सामने जाहिर होते हैं, वाज़ेह होते हैं, तो फिर आप कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन सी टीम है, वो फिर मायने इतनी नहीं रखता जितनी आपकी नुमाइंदगी पाकिस्तान के लिए होती है, पूरे मुल्क के लिए होती है। डेफिनेटली हमारा बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अल्लाह ताला को हम का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हमें मौका दिया गया। हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, टीम सपोर्ट ऐसी है, फैमिली की सपोर्ट ऐसी है कि हम इस मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन ज़रूर और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना कि सिर्फ हम 2 आज यहाँ आए हैं, अगले रेसेस में हमारी बनती कोशिश होनी चाहिए, हमारी भी, SSGC की भी, दूसरी टीमों की भी और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन की भी होनी चाहिए कि हमारी दूसरी बच्चियाँ भी
इस काबिल बने ताकि वो जरूर। और वो बहुत काम से कर सकें बहुत से जो लोग शायद हैं हम नहीं ऐसे, कर हमारे पास सकते। ऐसे अचीवर्स आते हैं। अच्छा ज़ैनब, इस चैंपियनशिप के हवाले से इन पर्टिकुलर बताइए, चैंपियनशिप क्या है, इसमें कितने ममालिक आते हैं और आपकी ट्रेनिंग फिर कैसी रही इसमें? ओवरऑल इस चैंपियनशिप के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। व्हाट इज इट अबाउट? ये जैसे एशियन चैंपियनशिप है तो मोस्टली सारे एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरे साथ थाईलैंड, सिंगापुर, मंगोलियन ऐसे थे, बट देयर लाइक एवरीवन इज हियर, सऊदी, इराक, मलेशिया। तो कंपटीशन एशियन लेवल पे है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड में तो खैर काफ़ी हम पीछे हैं, एशिया में हम इतने मुनासिब हैं, इतने पीछे नहीं हैं अभी। तो ट्रेनिंग जाहिर सी बात है जो हम अपने करते हैं अपने हिसाब से अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग करते हैं, जितना हमें सपोर्ट मिलता है उस लेवल पे करके हम यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं। और अपनी एज कैटेगरी में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया तो परफॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी थी। सही। अच्छा ज़ैनब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। आपने सपोर्ट की बात की कि फैमिली सपोर्ट जो है वो बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर अब तब्दीली आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, लोग जो हैं अपनी बेटियों को, ख़वातीन को सपोर्ट करना शुरू हो गया। इनफैक्ट हमारा एक ख़ास तौर पर आज का एक सेगमेंट भी है जिसके ऊपर हम ख़वातीन की कामयाबी के ऊपर बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है ख़वातीन के साथ काम करना। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकली, इमोशनली आपको क्या लगता है ख़वातीन को सपोर्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सक्सेस के लिए? जहाँ से हम आए वहाँ पे तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर तो फैमिली है फॉर अ वुमन टू पार्टिसिपेट। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो औरत तो नहीं उठ के आ सकती ना इस तरह। हम मैं तो खुद से तो आई डोंट अर्न, ना मैं कमाती हूँ ना, समझ रहे हैं। अगर मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करता तो आज मैं पे करके इस इवेंट पे तो नहीं पहुंच सकती थी, इतना खर्चा उठा के। बिसाइड्स ट्रेनिंग करने के लिए मुझे अपने दिन के कोई 4-5 घंटे निकालने पड़ते हैं जो मैं अपने फैमिली टाइम से देती हूँ। तो वो जब घर का माहौल इतना सपोर्टिव होता है तभी मैं इतना वक्त घर से बाहर रह सकती हूँ। और अपने साइकिलिंग जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, एवरी डे उस पर खर्चा होता है। तो वो सब करने के लिए आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं लाइक आई एम अ स्टे एट होम मदर, आई एम अ हाउस वाइफ। तो मुझे मेरी फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट है, मेंटल सपोर्ट है, लाइक हर किस्म से सपोर्ट है। एक ये भी तो ट्रेंड पाया जाता है ना राबिया, हमारी सोसाइटी के अंदर खास तौर पर, स्पेशली मैं साउथ एशिया पूरे की बात कर लेती हूँ कि एक सर्टन एज लेवल के बाद, जिसका इमरान भी जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ पे ख़वातीन ये समझते हैं कि बस यही ज़िंदगी है, घर, बच्चे, खाना पकाना, दावतें करना, बस ख़वातीन का यही काम रह जाता है। अपने आप को इंगेज करना इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके मुताबिक? इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ यहाँ ये करूँगी कि एक एज के बाद ना कि सिर्फ औरत बल्कि मर्द भी समझता है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ काम करना है। इसे सेगमेंट से पहले आप बात कर रहे थे हेल्थ और लाइफस्टाइल और इनर ब्यूटी की। तो इनर ब्यूटी और हेल्थ और लाइफस्टाइल सिर्फ काम करने से नहीं होती, फिजिकल एक्टिविटी से ने जो हमें सबसे बड़ा है कि आपने ट्रैफिक रोकी गाड़ियों की और बसों की, ट्रक की, और आपने रास्ते खोल दिए ताकि लोग चहलकदमी कर सकें, पहलकदमी कर सकें, आप साइकिल चला सकें। और हमने भी बहुत लाखों करोड़ों लोगों की तरह कोविड में ही साइकिलिंग शुरू की थी, क्योंकि हमें लगा था कि हम सिर्फ काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो हम तो खत्म हो जाएंगे। तो खवातीन के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन मर्द के लिए भी उतना ही जरूरी है। और ये इख्तिलाफ जैसे हम टेलीविजन पे बात करते हैं, वो सवालात जो हम मर्दों से बात करते हैं, अब मर्दों से पूछते हैं, वो ही सवालात आप खिलाड़ियों से पूछे। खिलाड़ी होता है, चाहे वो मर्द है या औरत। ट्रेनिंग मर्द भी 4 घंटे करेगा, हम भी 4 घंटे। हाँ, लेकिन राबिया आप लोग की निस्बत ना हमारा, आप लोग आप प्लेयर्स की निस्बत ना हमारा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा लोगों से होता है ना। हम डेली बेसिस पे, आप जैसे कई अचीवर्स भी आते हैं, स्ट्रगलर्स भी आते हैं, फिर हम सोशली, हमारा काम ऐसा है ना एक सहाफी का, तो हमें मालूम है कि हमारे सोशली रवैये कैसे हैं। तो किसी एक से एक सवाल करने का मकसद महज उसकी शख्सियत के बारे में पूछना नहीं होता। बेसिकली इट्स एन इंस्पिरेशनल थिंग। एक इस्तारे के तौर पे आपसे हम इसलिए पूछते हैं ताकि लोग आपकी स्ट्रगल को जाने और बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं हाँ वो आपसे सीखे कि किस तरीके से आप लोगों ने सारी सिचुएशन के अंदर सर्वाइव किया। सो बेसिकली दैट्स द थिंग। ऑब्वियसली हर किसी की अपनी स्टोरी है, तो वी रिस्पेक्ट इट। लेकिन ये बात बिल्कुल जरूरी है। Of course, and I mean it very respectfully also. माजरत अगर आपने नहीं मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं फॉर द सेक की बात होता है, कंफ्यूजन होता है। वो बात बिल्कुल सही है कि खवातीन के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल,
बिल्कुल, लेकिन ख़वातीन के लिए जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। घर से किस तरह निकलना, कपड़े हमारे फिटेड होते हैं, एरो होते हैं, यस किस तरह हम बाहर जाएँगे, लोग क्या करेंगे, हमारे साथ कोई भाई है, ड्राइवर है, कोई है, तो वो सारी स्ट्रगल्स जो शायद ये बड़े है, ज़्यादा बिल्कुल कम है। हैं। और इसी लेकिन वजह हम से फिर भी आप लोगों से बात करना हमें ज़्यादा अच्छा इसीलिए लगता है कि बरकरार आप वो रखते सारे हैं। सोशल बैरियर्स तोड़ के आप लोग सामने आते हो। टाइम अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत कम है। क्विकली ज़ैनब, आप भी अपने कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें, कुछ भी कहना चाहें एट द एंड? बहुत अच्छा लगा हमें आप लोगों से मिलकर। प्लीज से समथिंग। इट्स जस्ट दैट सपोर्ट जो मिला है उसके लिए थैंक यू करना चाहूंगी पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन का। बैक होम मेरी टीम है पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी, मेरी फैमिली है। विदाउट ऑल ऑफ देम आज हम यहाँ नहीं पहुँचते जहाँ हमें। थैंक यू सो मच। चले, आपका बहुत शुक्रिया, आपने Thank you so पाकिस्तान का much. नाम रोशन किया है और आप हमारे लिए बहुत काबिल फ़ख्र है। रुकिएगा नहीं, ऐसे ही करते रहिए, चलते रहिए ताकि और भी लोग आपको देखें और ऐसे ही मुतासिर होते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन दोनों ने। हमने सोचा कि आपकी मुलाकात इन दोनों से करवाते हैं ताकि जो तमाम देखने वाली ख़वातीन है ना, जो बैठ के देख रही होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उनके पास सपोर्ट भी मौजूद होते हैं, मीन्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ घर पर बैठ के टीवी देखना, टीवी भी देखें वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। बहरहाल जी, हम आगे बढ़ जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मोनालिसा को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते, उसको पूरी दुनिया जानती है, आप कैसे नहीं जानते? मैं पाकिस्तानी मोनालिसा एक्ट्रेस को जानता हूँ। अच्छा जी, हम लियोनार्डो दा विंची की बात, दा विंची की मोनालिसा की बात कर रहे हैं। अब आप मोनालिसा से सवाल भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने तस्वीर है और आप चाहते हैं कि तस्वीर से आप सवाल पूछे और तस्वीर जवाब भी दे, तो ऐसा अब पॉसिबल हो सामने जाके मोनालिसा क्या आप मुस्कुरा अगर वो बोल पड़ी ना तो आपने भाग जाना है वहां से। आपकी भवें क्यों नहीं है? ये तमाम सवालात जो है शोरा आफाक पेंटिंग मोनालिसा ने से पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली पेरिस का म्यूजियम है, यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराई गई है एक ऐसी पेंटिंग जिसके जरिए अब मोनालिसा की पेंटिंग को आप स्कैन करके जो इन्फॉर्मेशन चाहें वो उससे पूछ लें, वो आपको बताएगी। इट वुड आंसर लाइक सिरी, है ना, जैसे एप्पल में सिरी आंसर करती है। मेरे ख्याल से अभी ये वाली चीज़ जो है ना वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अब आप सवाल भी कर सकते हैं। उसके साथ लिखा हुआ है कि आस्क मोनालिसा, आप जो भी सवाल करना चाहें। क्योंकि आपको पता है मोनालिसा से जुड़े हुए ना बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि ये असल खातून है या नहीं है। इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो है ना लोग पूछना चाहते हैं। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। जी, सबसे आगे में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जिक्र वंस अगेन कराची का और ख़ास तौर पे अंदरून सिंध के हवाले से भी हमने थोड़ी सी बात करनी है। जो इसकी मेडिकल जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने दोहरे डोमिसाइल की बुनियाद पर जो उम्मीदवार हैं उनके दाखिले रोकना और मनसूख करना शुरू कर दिए हैं। ऐसी स्टोरी है लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों ने दोहरे मेडिकल डोमिसाइल की बुनियाद पर 5 उम्मीदवारों के दाखिले रोके या मनसूख किए, जबकि जो डव मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसने रिपोर्टेडली 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके दाखिले रोक दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये जो दोहरे डोमिसाइल का मसला है, डुअल डोमिसाइल, इसके हामिल उम्मीदवारों को तलब किया गया और कमेटी ने इन सभी उम्मीदवारों से इंटरव्यू किया और इनके कागजात की जांच पड़ताल के बाद इनके दाखिले मनसूख कर दिए गए। अच्छा, इससे पहले ये भी इंकशाफ सामने आया था कि कराची के मेडिकल कॉलेजेस जो हैं यहाँ पर अंदरून सिंध, पंजाब और विफाक के 100 से ज़ायद ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने दाखिले लिए हुए हैं जो कि डुअल डोमिसाइल के हामिल हैं। और इन उम्मीदवारों की अक्सरियत ने गुज़िश्ता साल किसी और ज़िले की बुनियाद पर अंदरून सिंध मेडिकल कॉलेजेस में MBBS में दाखिले की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर दाखिला नहीं हुआ था इनके कम नंबर्स की वजह से। उसके बाद इन्होंने डुअल डोमिसाइल बनाया है और उसके बाद कराची मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना इन्होंने दाखिला लेने में कामयाब हो गया। अब सवाल यह है कि अगर इनके दाखिले रोक दिए गए हैं, मनसूख कर दिए गए हैं, पहली बात तो ये कि ये सब कुछ हुआ कैसे, इतनी आसानी से डुअल डोमिसाइल बन कैसे गया। दूसरा ये कि अगर इन तलबा ने इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिले ले भी लिए हैं, अब उनको मनसूख कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, तो फिर उनका क्या तालीमी साल ज़ाया हो जाएगा। और ये गलती है किसकी, इस इशू के ऊपर हमने बात। हमारे साथ नादिर कबूल हैं जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, उनसे ज़रा पूछते हैं। नादिर, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आप हमें गवर्नमेंट का वर्जन दीजिए, ये वाक़या है क्या, ये क्या मसला है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये ड्यूअल डोमिसाइल इशू क्या है? देखिए जी, ये बिल्कुल हमें कंप्लेंट्स आई है और हमारी नॉलेज में है। और CM सिंध के जो स्पेशल असिस्टेंट है वकर मेहदी साहब, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि इसको सही तरह से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर कोई करप्ट अनासिर इसके पीछे पाए जाएंगे तो उनको सज़ा भी दी जाएगी। जहाँ तक डोमिसाइल बनाने का इशू है, डोमिसाइल बनाना तो हमने उसको ऑलरेडी डिजिटाइज करना शुरू कर दिया है। इसको एक साफ और शफाफ प्रोसेस हमने बना दिया है, जिसके बाद ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। द वर्किंग डेज, द प्रोसेसिंग टाइम इज रिड्यूस डाउन टू 2 days। तो उसको तो उसके अंदर शफाफियत हमने लाने की कोशिश की है।
पर आई थिंक इंटर प्रोविंशियल जो इश्यूज है वो ज़्यादा इसमें हाईलाइट हो रहे हैं कि अगर एक शख्स बेशक कराची में आके मुस्तकिल अपना रिहायशी कराची का बन जाता है तो उसके बाद किसी और शहर का या किसी और सूबे का डोमिसाइल उसके पास नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। बट एनीबडी हु आई थिंक गेट्स देयर कराची डोमिसाइल मेड लीगली, तो फिर वो कराची का ही रहायशी कहलाया जाएगा। अच्छा नादिर, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो मामला है स्पेशली डोमिसाइल बनाने का, ये इसके ऊपर अभी तक मैनुअल ही चल रहा है सिंध के अंदर। आप कह रहे हैं कि डिजिटाइज करना शुरू कर दिया गया है, और दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें, वहाँ पर अगर आप सिर्फ अपना CNIC नंबर डालें तो पता चल जाएगा कि आपका डोमिसाइल कहाँ का बना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। आपको नहीं लगता कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? ये गलती जो सामने आई है, ये एक्सीडेंटली पता चला कि यहाँ पर दूसरे डुअल डोमिसाइल के स्टूडेंट्स जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। अब इसके सामने आने के बाद डिजिटाइज करना और इंटेरोगेट करना, आपको नहीं लगता कि सिंध गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इसमें? नहीं, इसके बाद हमने शुरू नहीं किया है। लास्ट ईयर से ये प्रोसेस हमने शुरू कर दिया था, और कराची का जो स्पेशली जो कोरंगी का जो DC ऑफिस है, उन्होंने तो लास्ट ईयर जून जुलाई से ही स्टार्ट कर दिया था। बाकी भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के, वो भी फॉलो कर रहे थे, साउथ एटसेट्रा। तो इस पे थोड़ा स्पीड अप करने की ज़रूरत है, और इन द फ्यूचर इंशाल्लाह इस तरह की जो कंप्लेंट्स है, क्योंकि अभी डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो जब ये कम्प्लीटली डिजिटाइज हो जाएगा फॉर द एंटायर प्रोविंस, उसके बाद ये इश्यूज इंशाल्लाह कम आएंगे। बट फिलहाल थोड़ा ट्रांजिशनरी पीरियड है, बट ये इन्वेस्टिगेट हम जरूर कर रहे हैं कि इस वक्त भी बहुत सारे, ठीक है आप कह रहे हैं कि इसको करने की ज़रूरत है, लेकिन एक तो इमीडिएटली किया जाना चाहिए, अभी तक हो जाना चाहिए था। पंजाब की मिसाल आपको दे, आपकी सिंध हुकूमत को तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन पंजाब में बहरहाल इसको डिजिटाइज कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल बेहतर है कंपैरेटिवली। एक तो नंबर एक तो ये, नंबर दो, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस वक्त दाखिला ले चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, उनकी भी तो कोई फिर स्क्रूटनी की जानी चाहिए। आई बिलीव कि वो कहीं कम नंबर्स की बुनियाद पे रिजेक्ट होने के बाद तो सिंध में नहीं आए। सिंध के अवाम के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि अगर पंजाब के मेडिकल कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने एक स्टूडेंट को रिजेक्ट किया कि नहीं आपका मेरिट नहीं है, तो वो जाके सिंध में पढ़ ले और डॉक्टर बन जाए। क्या वो कोई लेसर लोग तो नहीं है अहमियत के पाकिस्तान के? वो भी उतने ही पाकिस्तानी है नादिर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। नहीं, बिल्कुल, और स्पेशली सिंध के रिसोर्सेज पे किसी और को काबिज होने की भी इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के हमारे जो बच्चे हैं, उनका पहला राइट बनता है कि सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से वो तालीम हासिल कर सके। देखिए, ये जो पिछले दिनों एक और भी इशू आपने भी, आई एम श्योर आपके शो पे भी रेज हुआ होगा, जो CM साहब ने बताया था कि सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े इश्यूज़ हैं, बिकॉज पहले रिक्वायरमेंट थी कि PhD होना ज़रूरी है वाइस चांसलर को। उसके बाद अभी हमने कोशिश की है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर आए ताकि एक ब्यूरोक्रेट भी उसको संभाल सके। तो इसकी बुनियादी वजह यही थी कि सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें वाकई में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पेश आ रहे थे, और बहुत शॉर्टेज थी ऐसे लोगों की जो हम एज वाइस चांसलर अपॉइंट कर सके। तो इंशाल्लाह ये ओवरऑल करने जा रहे हैं हम सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ की जो निज़ाम एजुकेशन। तो अगर मैं शुरू के कुछ इनिशिएटिव्स आपसे पूछूं, जब ये बात हुई है इतने हायर लेवल पे रेज हुई, ऑब्वियसली हम इसे नेशनल TV पे डिस्कस कर रहे हैं, आप सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, मुराद अली शाह साहब का जिक्र है, वो खुद बाहर के पढ़े हुए हैं और एक यंग कंपैरेटिवली चीफ मिनिस्टर के तौर पे सामने आए थे, और बिलावल का बड़ा फोकस है, वो कहते हैं कि हमने तालीम को बेहतर करना है। इनिशियल क्या इकदाम हुआ है, इतना बड़ा एक अमल हुआ है, इस पर क्या आप लोगों ने मीटिंग्स की हैं, क्या लाया अमल हुआ है, कुछ बताइए हमें। देखिए, CM की इंस्पेक्शन टीम है, मैंने जिक्र किया ऑलरेडी कि स्पेशल असिस्टेंट वकार मेहदी साहब, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कुछ दिन लगेंगे, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द वीक इसकी रिपोर्ट्स आने शुरू हो जाएंगी कि क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है या कुछ केसेस हैं। तो आई विल हैव अ बेटर आंसर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक फॉर यू। अच्छा नादिर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी। वैसे तो तालीम एक ऐसा मामला है जिस पे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर भी हो रही है। MKM की हम बात कर लेते हैं, वो इसके ऊपर काफ़ी आगे आ रही है। उन्होंने तो चीफ जस्टिस से सुमोटो लेने तक का कह दिया है। वो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, और कराची का कोटा था जिसके ऊपर जो है ना ये दूसरे बच्चों को एडमिशन दे दिए गए। उसके ऊपर आपका कॉमेंट मैं जानना चाहूँगी। नहीं, देखें, गवर्नमेंट लेवल की कोई इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं थी या कोई इस तरह की साजिश नहीं थी। ये इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ होगा। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद
हम सिंध में तो एटलीस्ट एजुकेशन के ऊपर नो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके पीछे जो भी करप्ट ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज ऑफ द यूनिवर्सिटीज इटसेल्फ है, उनको हम बिल्कुल राइट टर्म यूज की है, ओवरहॉलिंग की। इस ओवरहॉलिंग की आपके बोर्ड्स को भी जरूरत है, क्योंकि आए दिन कराची में आपको पता है बूटी माफिया के हवाले से केसेस सामने आते हैं, नकल पेपर लीक हो जाना, फिर ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा रिसोर्स जनरेट करता है और बहुत अहम है, और सबसे बढ़कर हर पाकिस्तानी के मुस्तकबिल का मामला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नादिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर एक्शन होगा। एज एक वीक का टाइम चाहिए, तो देखते हैं कि क्या एक्शन होता है और क्या अमल होता है डेफिनेटली। और हम इंतजार भी करेंगे कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो सामने आए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल का मामला नहीं है, बल्कि पूरी जनरेशन के मुस्तकबिल का मामला है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली काम होना चाहिए। अगली खबर हम आपको जरा दुबई से दे देते हैं। और दुबई जो है ना, उसने मुसलसल 5वीं मरतबा दुनिया का सबसे साफ सुथरा शहर होने का एजाज हासिल कर लिया। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस भी बनाते हैं कि वो अपनी सॉक्स पहन के, नई सॉक्स पहन के घूमते हैं और पूरा एक चक्कर लगाकर आते हैं और वो गंदी नहीं होती। और मेरे साहसी करियर की महराज होगी अगर ये खबर मैं इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के बारे में। कराची का नाम मैंने आखिर में इसलिए चूंकि दिल्ली दूरस्थ है, इस्लामाबाद जरा पॉसिबल हो सकता है कि हम ऐसे पाकिस्तान के किसी शहर में टॉप 5 में आ जाए, टॉप 10 में आ जाए। बहरहाल जापान का जो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स है वो ये कहता है कि दुबई ने सफाई में 100%, कैन यू बिलीव दिस, 100% स्कोर किया है और दुनिया के 47 बड़े शहरों को पीछे छोड़ा है। इस कामयाबी के पीछे ओवरसी जो दुबई की वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है 2041 से है, और जिसका मकसद कचरे को कम करना है और जो मुख्तलिफ मामलात है ज़मीन के उनको बेहतर तरीके से मैनेज करना है। सो दिस इज़ ऑल हाउ इट इज़। शहर में 3200 से ज़ायद सफाई कारकुन मौजूद है और 855 जदीद गाड़ियाँ हर वक्त सड़कों पर मौजूद होती हैं। इस्लामाबाद में भी होंगे। पानी के रास्तों और अवामी मकामात को चमकता दमकता रखने में मसरूफ़ है। आपको पता है कि दुबई और स्पेशली पूरा UAE, वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं उनकी, आप पुलिस की बात कर लें, वो नई नई गाड़ियाँ, इसी तरह से जो उनकी वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ हैं ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अप टू डेट लग्जरी गाड़ियाँ। अच्छा नहीं, दूसरी, जब तक शहरी फैसला ना करें कि हमने अपने शहर को साफ रखना है, कोई ये इदारे नहीं कर सकते, कितनी एफर्ट करेंगे। जब तक मैं ये फैसला ना करूं कि मुझे गंद फैलाना ही नहीं है बतौर शहरी, जब गंद होगा ही नहीं तो साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है ना कि यही लोग जो पाकिस्तान के अंदर अगर गंद कर रहे हैं, वो अगर दूसरी दुबई के अंदर जाकर वो डरते हैं गंद करने से, उसका मतलब ये है कि उनको फाइन पड़ेगा। तो ये वाली इन्फोर्समेंट जो है ना, ये भी बहुत, मतलब आप कहती है डंडे का फैक्टर ना निकालें हम। नहीं, मैं कहता हूँ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाए भाई, नहीं फेंके कचरा, नहीं फेंके, जहाँ पे कम से कम अपना वेस्ट उठा लें। तो हम सब कहीं ना कहीं, मैं भी इसमें हिस्सेदार हूँ, सबसे पहले खुद से शुरू करें। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा अपने गिरबान में झांकना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि अपनी उंगली पॉइंट आउट कर देते हैं फौरन दूसरे की जानिब। आगे बढ़िए, मैक्सिको की बात करते हैं, जहाँ पे मैक्सिको का एक स्टार्टअप है, उसने जो प्लास्टिक की आलूदगी है इस पर काबू पाने के लिए एक बड़ा रेवोल्यूशनरी एक्ट किया। और वो क्या है? और वो ये है कि कंपनी प्लास्टिक के कचरे को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ईंधन में तब्दील कर रही है। जी हाँ, जिसमें प्लास्टिक को मखसूस दर्जा हरारत पर गर्म करके इसे माया ईंधन में तब्दील कर दिया जाता है। जस्ट इमेजिन, आपके पास प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं या फिर प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ है और आपके पास ये मशीन है, उसके अंदर आप डाल के उसका ईंधन बना ले, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा बाजार से। That's really amazing। क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने कई स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया है, कम से कम 6-7 का तो किया है, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पाकिस्तान में काम कर चुके हैं, ठीक है, सक्सेसफुली। तो अब उनको ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है विद द टाइम। ऐसी रिसर्चेज को, एक रिसर्च जब दुनिया में आ जाती है उसको अडॉप्ट करना इतना मसला नहीं होता है। बहरहाल एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, कम से कम हमारे प्लेनेट के लिए बेहतर है। तो हमने कहा, और इस पर सिर्फ एक मैसेज देते हुए ब्रेक लेते हैं कि हम लीस्ट जो कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम कर, अपना हिस्सा डालें इसमें, तो कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। अब एक ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। जिक्र कुछ पॉलिटिक्स का। नवाज शरीफ साहब सियासी महाज पर एक बार फिर ऐसा लगता है काफ़ी सरगर्म है, काफ़ी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते नजर आते हैं। थोड़ा सा ऑफ सीन हुए थे, ज़्यादा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हमरा उन्होंने अहम सियासी मुलाकातें की हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी पंजाब असम्बली के जो मुतअद्दिद अरकान हैं उनसे अहम मुलाकातें हुई मियाँ साहब की, और इस दौरान नवाज शरीफ साहब पुरुम्मीद भी नज़र आए, बेहतर मूड में भी नज़र आए, और उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते मुल्क को और कौम को बचा लिया है, और दुआ है कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। मियाँ साहब पूरी उम्मीद है। मेरा सवाल ये है कि ये एश्योरेंसेस देने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? जिस टाइम पे आपको एश्योरेंसेस देने पड़े ना कि सब कुछ ठीक है, सब एक पेज पर है, तो उसी वक्त आपको महसूस होता है कि देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, जिसकी वजह से एश्योरेंसेस चाहिए। बहरहाल जी, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी मैटर करती है। अब मियाँ साहब तो खुद जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, तो उन मुलाकातों के पीछे क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ एक और मामला जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती का मामला
हमला जो है उसकी वजह से इस्लामाबाद का रेड जोन कल किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। एहतजाजी वकला और पुलिस के दरमियान कुछ मकामात पर झड़पें भी हुई और जुडिशल कमीशन ने कल सुप्रीम कोर्ट पे 6 नए जजेस की तैनाती की मंजूरी दी है। ताहम इस फैसले पर कमीशन के अरकान, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर गौहर और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं अली जफर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताद्दिद जजेस और वकला धड़ों को एतराज़ भी है। अली जफर साहब ने तो एक खत भी लिखा था कि इजलास मुलतवी हो जाए। ये मामला आगे चलकर कानूनी और सियासी तौर पर क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है? हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ज़्यादा करीब है तो ज़्यादा मालूमात होती है इनके पास। वेलकम सर, क्या हाल है? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी पे बात कर लें। सबसे पहले मियां साहब दोबारा से हमें वैसे तो आउट नहीं हुए थे लेकिन थोड़ा सा फेडेड थे और अब थोड़ा सीन में नज़र आ रहे हैं। कोई ख़ास वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया जी। मियां साहब का एक डिलेमा भी है और मियां साहब के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। डिलेमा ये है कि मरकज़ में भी अपनी हुकूमत है, पंजाब में भी अपनी हुकूमत है, बलूचिस्तान में कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन मियां साहब की हुकूमत नहीं है। क्योंकि मियां साहब जब लंदन से आए थे वापस 2024 के इलेक्शन से पहले तो ये था कि मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। पूरी कैंपेन इस पे की इसी पे थी, लेकिन चौथी बार वज़ीर आज़म क्या बनना, मरकज़ में जो हुकूमत है वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, सादा अक्सरियत भी नहीं है और कराचीज़ जो हैं वो MKM या दीगर पार्टियों की, पीपल्स पार्टी ने काबीना में नहीं बैठी, पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे ले लिए। अब पीपल्स पार्टी कल ये कहेगी कि हम तो फैसलों में हिस्सादार नहीं थे, हुकूमत इनकी थी जी ऐसे। इसलिए मियां साहब का ये डिलेमा अपनी जगह पे मौजूद है कि हुकूमत है भी सही लेकिन वो नहीं है। स्पेशली पंजाब में जो अपॉर्चुनिटी मैं कह रहा था उनको मिली है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को वो एक सियासी तौर पर वो इतना मजबूत करना चाह रहे हैं कि चलती रहे उनकी पॉलिटिक्स। अभी जो मीटिंग्स हो रही हैं बेसिकली कुछ भी कहें नून लीग के लोग, कुछ भी कहें PTI के मुखालिफ, लेकिन जो प्रेशर है PTI ने जनरेट रखा हुआ है, किया हुआ है, वो कम नहीं हो रहा। लेकिन एक तासुर जो शुरू में कायम हुआ था, हम और आप बात भी करते रहते हैं इसके ऊपर कि ये जो विफाक की हुकूमत है ये एट द कॉस्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, की पंजाब गवर्नमेंट आ रही है इसी बेस पे आ रही है कि नहीं विफाक में भी फिर आएँ, पंजाब में तो नंबर्स पूरे हैं और अच्छे नंबर्स हैं, तो वो मकसद पूरा हो रहा है। चूँकि मरियम समहाउ परफॉर्म तो कर रही हैं, नज़र तो आ रही हैं, एक्टिव नज़र आती हैं। नहीं, यकीनी तौर पर एक्टिव नज़र आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अनसर्टन है तो आपकी पावर गेम है, आपकी पॉलिटिक्स है। कोई पता नहीं चलता, कल जो है ना एक दो फीलर जो है वो मुल्क की सियासत के ऐसे हजकोल, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए पॉलिटिक्स उल्ट हो जाएगी। यानी 2014 के धरने थे, पता नहीं चल रहा था पाकिस्तान किधर जा रहा है। फिर वो जुडिशल कमीशन बना, जुडिशल कमीशन ने इलेक्शन ऑडिट करके बताया कि नहीं 2013 का इलेक्शन वाज मोर और लेस रिफ्लेक्शन ऑफ द विल ऑफ द पीपल, ये कंक्लूजन थी। एग्जैक्ट मैं वर्ड्स कोट कर रहा हूँ। उसके बाद पता चला कि मियां साहब बड़े स्ट्रांग हो गए, लेकिन जैसे ही पनामा आया, पनामा तो कुछ ना कर सका, अकामा में उनकी हुकूमत चली गई। तो ये चीज़ें मियां साहब अब हर डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के MNAs और पार्टी ओहदेदारों से मिल रहे हैं। बराचा साहब हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुलाकातें अब कर रहे हैं मियां साहब, ये बेसिकली मरियम के लिए ज़्यादा हैं, उनकी पॉलिटिक्स और उनके फ्यूचर के लिए ज़्यादा हैं, और आगे अगर कोई तब्दीली आती है तो उसके अंदर मरियम जो है एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आ सकती हैं। मुस्लिम लीग नून जो जमात है वो ना मरियम नवाज़ शरीफ के लिए है ना वो शहबाज शरीफ की है, वो है नवाज़ शरीफ की। जो पॉलिटिकल अपील इस जमात के वोटर या सपोर्टर में है वो मियां नवाज़ शरीफ की है। मियां शहबाज शरीफ की ये जमात नहीं है, वो वज़ीर आज़म ज़रूर हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा अभी तो उनको अपनी जगह बनानी है ना, मसलन वो चीफ मिनिस्टर बनी है तो मियां नवाज़ शरीफ की वजह से बनी है। लिहाजा मियां नवाज़ शरीफ या उनकी सोच वाले जो पार्टी के अंदर हैं, मैं बात कर देता हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं, दीगर लोग हैं, वो समझते हैं कि हमें पार्टी के लिए ग्राउंड पे काम करना चाहिए। सो मियां नवाज़ शरीफ की मुलाकातों का जो मुझे मकसद नज़र आ रहा है वो यही है कि वही रिवाइवल की जाए इस हद तक PMLN की कि 2024 के इलेक्शन में दो जो धचके लगे, मसलन राना सनाउल्लाह हार गए, जी, खुरम दस्तगीर खान हार गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हार गए, दे आर सपोज टू बी द पिलर्स ऑफ PMLN। तो अगर ये लोग हार गए तो
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। यही इन फिर बिटवीन द लाइंस जो बातें पॉलिटिशियंस की होती हैं वो समझने के लिए जो है ना हम आपकी खिदमत हासिल करते हैं ताकि हम मज़ीद समझ सकें कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं या करना क्या चाह रहे हैं। दूसरा ये जो वकला वाला मामला है, पूरे वफाकी दारुल हुकूमत जो है ना वो एक तरह से बंद पड़ा हुआ था, हम ये कह सकते हैं जैम पड़ा हुआ था, इसके ऊपर आपका टेक क्या है? सबसे पहले तो आपके कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया। जो जजेस की रिक्रूटमेंट है या जजेस की सिलेक्शन है जैसे कल हुई, इसके दो तनाज़र हैं। एक तो बहुत सारे लोग पीटीआई के लोग समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कल उन्होंने वो जो बाइकआउट भी किया बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब उस जुडिशल कमीशन से, लेकिन नेसेसरली इसके लिए ज़रूरी है कि आप 26th अमेंडमेंट को देखें। जो कुछ हो रहा है, अगर आप 26th अमेंडमेंट को आइन का हिस्सा मानते हैं, जो कि है ठीक है, अगर आप 26th अमेंडमेंट को आइन का हिस्सा मानते हैं जो कि है, तो फिर ये सारा सही हो रहा है। बेसिकली ये जो कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था वो बिल्कुल आइन के मुताबिक था। इस प्रोसेस के मुखालिफिन हैं, कल की सिलेक्शन पे शायद उनका एतराज़ नहीं है इतना जितना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एतराज़ है। असल एतराज़ ये है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कल एलिवेट करके भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। उनके जो अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने हैं उस पे सारा झगड़ा है। वो ये है कि मौजूदा जजेस जो हैं इन्होंने ख़त भी लिखे हैं, आपको मालूम है। फिर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी ख़त लिखा है एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। वो कहते हैं कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एलिवेट किया जाए ना किसी नए को किया जाए। उनके ज़हन में ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है। उस ट्रांसफ़र की वजह से जस्टिस डोगर साहब को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा और जो पहले से जजेस यहाँ पर मौजूद हैं उनकी सीनियरिटी चली जाएगी। लेकिन 26वीं तरमीम में ये चीज़ें वेल डिफाइंड हैं। आइन का आर्टिकल 200 उसमें क्लियर है, जा सकता है कि एक उसमें 2 कंडीशन हैं। एक तो जो मुतलका जज साहब खुद हैं उनकी कॉन्सेंट हो, एंड सेकंड इज़ दी कॉन्सेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस। फॉर एग्जांपल अगर सिंध हाई कोर्ट से कोई जज साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की कॉन्सेंट हो प्लस द रेलेवेंट जज। ठीक है, इस केसेस में तो है। तो पराचा साहब ये जो फिर एहतजाज जो किया जा रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं ये सिर्फ एजम्पशंस पर किया जा रहा है कि क्योंकि ये तकर्रुरियां या तैनातियां इस वजह से हो रही हैं कि इसके पीछे कोई रीजन है, कोई पॉलिटिकल रीजन है, लेकिन इस वजह से कई बादियों नजर में आपको याद है बादियों नजर की टर्म हमने अपने मुअज़्ज़िज़ कोर्ट से सीखी। कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस फिर वो इंसाफ की सेहत पे क्या कोई असर वकला को नजर आ रहा है जो एहतजाज कर रहे हैं? देखिए ना, 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हम इस मुल्क में एक ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जब सियासी तकसीम बिल्कुल वो दरार नहीं है, वो जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हर शोबे में अनफॉर्चुनेटली, और उसमें ये लीगल हमारा इंसाफ का निज़ाम भी शामिल है। दूसरा जो आपने कहा ना अजम्पशन नहीं है, यानी जो मूव चलती है वो मूव तो कोई ना कोई एंड रखती है ना। तो जो मूव चली कि जजेस को पहले 26वीं तरमीम में ये डाला गया कि एक हाई कोर्ट के जजेस दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हालांकि आर्टिकल 200 में पहले भी था, लेकिन अब की बार जो मुखालिफिन थे वो यही सोच रहे थे कि ये एक मैकेनिक्स हैं अपनी बंदों को की पोजीशन पे रखने के लिए। सो ये आर्ग्यूमेंट जो कल जो मुखालिफिन आए थे वो यही आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। वो कहते हैं ना कि ये बहाना है और फलां चीज़ असल निशाना है। तो वो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की पोजीशन है, पोस्ट है, बोन ऑफ कंटेंशन वो बनी है इस पूरे लीगल प्रोसेस में। मैं फिर कहूँगा कि सब कुछ 26वीं आइनी तरमीम के तहत ये आइनी है। हाँ, इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26वीं आइनी तरमीम को उड़ा दे ऑन एनी ग्राउंड, तो फिर तो ये प्रोसेस रिवर्ट होगा, या फिर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तरमीम कर दे। अदरवाइज द फैक्ट इज़
कि 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त आइन है, आइन का हिस्सा है, और जो फैसले होंगे उनको मुकम्मल आइनी और तहफ़्फ़ुज़ उसी हासिल तरमीम के है। तहत मौजूदा चीफ जस्टिस जी, भी चीफ जस्टिस exactly, obviously, बिल्कुल ठीक है, बहुत वेरी वेल डिफाइंड। Thank you so much, Dr. Bhattacharya साहब। आई होप हम आपको इस पे बात भी कर पाए, समझा पाए हैं। मामलात कानूनी है, कोशिश करते हैं ज़रा एहतियात से डिस्कस करें, लेकिन समझना भी लाजमी है ताकि पता चले कि सुकम कहाँ पे है, एहतजाज किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है। बाकी फैसला तो आप कर सकते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरी तौर पर आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे। अब हम बात करने लगे हैं एक ऐसे मसले की जो कि आई डोंट नो आपको मसला लगता है या नहीं लगता, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो वाकई में एक मसला है। आप भी रात को वैसे रील्स देखते रहते आयशा, हैं ये सोने बड़ी से ये पहले? आप बातों बातों में इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी है। वो इतना बड़ा मसला है कि वो मसला लगता नहीं है, लगता नहीं और यही है। असल मसला है कि वो मसला लग नहीं मसला रहा। लगता है, इसलिए मैंने कहा कि आई डोंट नो आपको लगता है या नहीं लगता, लेकिन साइकोलॉजिकली ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ हमारी जिंदगियों में ना सिर्फ सरायत कर गया, बल्कि इसने हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, और देखते ही देखते वक्त के ज़िया की वजह भी बहुत ज़्यादा बहुत है। अब वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि आप बैठकर एक अंगूठा, जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर इससे ज़मीन खोदना शुरू करते, इतना स्क्रॉल के नीचे पानी निकल आता। हर वक्त तो हम ये करते रहते हैं, हर वक्त हम अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स पर हैं, स्क्रीन टाइम्स बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया, और फिर शॉर्ट स्पैन ऑफ आवर अटेंशन वो हमें कहाँ लेके जाता है कि हमें मुख्तसर वीडियोस चाहिए बहुत सारी, जिन्हें हम रील्स कहते हैं। और इस वजह से आपको पता है कि अगर आप यूट्यूब के नए ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो यूट्यूब शॉर्ट्स का जो ट्रेंड है ये आने वाले वक्त में डोमिनेट करता नजर आता है। आपको पता है कि सिर्फ यूट्यूब नहीं बल्कि बाकी ऐप्स की आप बात कर ले, इन शॉर्ट्स को देखते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसके अलावा जितनी भी ऐप्स हैं, सब जो है वो शॉर्ट रील्स और शॉर्ट वीडियोस का कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे एल्गोरिदम्स जो हैं वो बन चुके हैं जो लोगों को अपने साथ हुक करने के लिए, अगर किसी ने एक वीडियो देख लिया तो एल्गोरिदम को पता चल गया कि इसका इंटरेस्ट इस तरह की वीडियोस के अंदर है, तो वो उस तरह की चीज़ें आपके सामने लाना शुरू कर देगा। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो क्या हो रहे हैं? और आयशा, एन मुमकिन है कि हम जब अब बात कर रहे हैं ना, लोग टीवी पे हमें सुन रहे हैं लेकिन साथ साथ रील्स देख रहे हैं। एन मुमकिन है ये हो रहा हो। हमारे साथ दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात, हमने इनको इन्वाइट किया। हमारे साथ सदफ खान हमें ज्वाइन कर रही हैं, उसके अलावा डॉक्टर काज़मी ज्वाइन कर रही हैं। दोनों नफ्सियात को समझती हैं, हमारे इन एल्गोरिदम्स की साइंस को, डिजिटल एक्सपर्ट हैं सदफ, उनसे भी बात करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्कस तो करें ना, ताकि हम थोड़ा सा अपनी आदत पे काम करें। सो सबसे पहले आपकी इजाज़त नौशीन, ज़रा चूँकि सदफ दूर हैं तो उनसे ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। सदफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा सा हमारे लिए एक्सप्लेन कीजिए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इन रील्स का आना ये हमें क्यों अट्रैक्ट करता है और इसके पीछे बुनियादी लॉजिक क्या है इन एल्गोरिदम्स को डिफाइन करते हुए? थैंक यू। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है रील्स। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है, वो ज़्यादातर जो हमारा ब्रेन्स हैं ह्यूमनली, वो क्विक फीडबैक या क्विक रिवॉर्ड के ऊपर बड़ा बेस करता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको जल्दी से एक रश मिल जाए, जल्दी से आपको डोपामाइन का हिट मिले, और जल्दी से आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसका नतीजा मिले, तो आपका ब्रेन उस चीज़ की तरफ माइल होने लगता है, यानी अट्रैक्ट होने लगता है। तो जो हमारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने रील्स का कॉन्सेप्ट, और ये एक्चुअली इंस्टा से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बहुत पहले आपको शायद याद हो, ट्विटर के बिल्कुल जब ट्विटर इंट्रोड्यूस हुआ था, साथ में एक वाइन नाम का प्लेटफॉर्म भी आया था, जिसने 3 या 5 सेकंड वीडियोस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। उस वक्त लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, मगर जो उसकी साइंस है वो यही थी, दे आर वेरी एडिक्टिव, क्योंकि वो फास्ट होती हैं, एंगेजिंग होती हैं, एक इंस्टेंट डोपामाइन का हिट देती हैं। यानी हर दफ़ा जब आप स्क्रॉल करते हैं कुछ नया आपके सामने है, और जो भी कुछ नया है वो बहुत जल्दी से आपको खुश भी करेगा या आपको गुस्सा दिलाएगा, यानी आपके इमोशंस को डिफरेंट तरह से उभारेगा, जिससे आपकी जो नीड्स हैं एंटरटेनमेंट की भी, एक जो आपको इंटरेस्टिंग वाली चीज़ मिलती है वो भी, वो सारी चीज़ें मिल मिला के आपको बड़ा हुक कर लेती है, आपको एडिक्टिव कर लेती है। दूसरी बात ये, क्योंकि हम मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा कन्वीनियंट है। तो आप अपनी सुबह कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, अब आई होप चलाते हुए लोग कम देखते होंगे, मगर कम से कम अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये काम के बीच में एक बड़ी क्विक सी ब्रेक ले रहे हैं, तो वो 5 मिनट की ब्रेक में अगर आपको 10 रील्स देखने को मिल जाए तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग। और सदफ, आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप फ्री बैठे हुए हैं और छोटी सी ब्रेक भी मिली है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपने फ़ोन के बगैर कहीं चले जाएं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन को ढूंढते, कहीं से जाते हुए भी अपने फ़ोन को आप ढूंढते हैं। इसके असरात हमारी आदत के ऊपर क्या पड़ रहे हैं, इसके ऊपर जाने से पहले, डॉक्टर नौशीन पर जाने से पहले, अगर आप लोग भी, जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, अगर आप भी आपको भी ये आदत हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं, आपका बच्चा या आप, कितने घंटे तक इनफैक्ट आप रील्स देखते हैं, ये आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। और अगर आपको भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई रिजल्ट्स अपनी पर्सनैलिटी पर, बच्चे की पर्सनैलिटी पर नज़र आ रहे हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए।
नौशीन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी साइकोलॉजिकली अभी तक अगर हम देखें किसी भी चीज़ का रिजल्ट एक वक्त लगता है उसका सामने आने में। आपके पास इस तरह के अब केसेस क्या आना शुरू हुए हैं जिसमें पेरेंट्स ये आपके पास लेकर आए वजह, वैसे सिर्फ बच्चों तक तो महदूद नहीं है ये, लेकिन अटेंशन स्पैन्स बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं लाइव्स लोगों की? बिल्कुल आते हैं एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग टू सी। उसमें शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फोकस ख़राब हो जाना, अटेंशन ख़राब हो जाना, पेरेंट्स तक तो बात तब पहुंचती है ना जब ग्रेड्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मेरा बच्चा बहुत ब्राइट था, बहुत एकेडमिक था, A* स्टूडेंट था, क्या हो गया? मोबाइल मिला और उसके बाद वो रील्स के साथ इतनी, जैसे सदफ ने कहा, इतनी वो शॉर्ट टर्म बर्स्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है कि यू गेट एडिक्टेड टू इट। लॉन्ग टर्म में फिर एडिक्शंस हैं, रेकलेस ड्राइविंग है, यू कैन सी इट अराउंड, पीपल आर कैरिंग देयर फोन्स एंड अच्छा, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि रील्स देखना और एक किस टाइप की रील्स में देख रहा हूँ। देयर सर्टेन कंटेंट जो बड़ा वायलेंट है, देयर सर्टेन कंटेंट जो बड़ा जबरदस्त कॉमिक है, कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव है, कुछ बहुत रिलीजियस है। तो क्या सर्टेन टाइप्स ऑफ रील्स के ऊपर बीइंग साइकोलॉजिस्ट आपको ऑब्जेक्शन है या नहीं, रील्स ही ना देखूं, मैं देखूं ही ना? हाँ, देखिए, एज अ साइकाइट्रिस्ट ऑफ कोर्स वी सी ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। हम मेंटल डिसऑर्डर तक भी देखते हैं और अभी मेंटल डिसऑर्डर जब डेवलप नहीं हुआ होता तो भी देखते हैं। अब रील्स में कैटेगरीज हैं जैसे आपने मेंशन किया, बट एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, वेदर इट्स रिलीजियस, वेदर इट्स कॉमिक, बिकॉज इट्स रील्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वो इतनी ग्रास्प कर लेता है उसमें कि आप उसको शिफ्ट नहीं कर पाते, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी। जिस तरह का कंटेंट आप देख रहे हैं उसी तरह का आपकी फीड में फिर आ भी रहा है। तो क्यूरेटिंग योर फीड इज वेरी वो इंपॉर्टेंट। एल्गोरिथम फिर उसको पिक करता है। वी गॉट कॉलर्स, हमारे साथ कॉलर सहर हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से। जी सहर। सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइएगा क्या सवाल है आपका या क्या शेयर करना चाहेंगे आप? सुहेल फ्रॉम रावलपिंडी, कैन यू हियर मी? सुहेल, जिन लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है वो भी तो मतलब अपनी जिंदगी गुजर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर। वो बहुत अच्छे लोग हैं आजकल के दौर में। सुहेल, आप उन लोगों में से हैं? आप चले गए। नहीं, ये बहुत अच्छा है। आप अगर इसके कमेंट दिया, बहुत अच्छा वाला बटन के मोबाइल के एम्बेसडर के तौर पे सामने आए, वी लाइक इट ब्रदर। सीमा भी हमारे साथ मौजूद है। जी सीमा, आप क्या कहना चाहेंगी मुल्तान से? अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी सुना इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं अपने वालिद की डेथ के बाद से अपना जहन चेंज करने के लिए रात को 5-6 घंटे मैंने ये देखा है, तो उससे मेरी आईज, मेरी पीछे बैकबोन, हाथ बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई है मुझे, मेरी नज़र दिन ब दिन ख़राब हुई है, सोचने की सलाहियत जिसे कहते हैं वो मफलूज हो रही है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं कहती हूँ प्लीज इसे मत यूज करें। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल यूज नहीं करने देती, बल्कि ये कहा जाता है कि नहीं आप बच्चे को 2 घंटे दें, 3 घंटे दें। मैं तो इससे भी इख्तलाफ करती हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका हल क्या किया? अभी स्टिल ये एडिक्शन है सीमा, या आप छोड़ दिया आपने? अभी भी इसका शिकार हैं या छोड़ दिया आपने? अगर छोड़ा तो कोई नुस्खा बताइए। काबू पा रही हूँ मैं इसके ऊपर, खुद से यानी कि फाइट कर रही हूँ मैं। छोड़ दिया, बहुत हद तक छोड़ दिया। पहले तो मेरा ये था कि रात 10 से जिसे कहते हैं 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, लेकिन अब तो जिसे कहते हैं कि मैं थैंक यू पॉइंटिंग आउट। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया, हम इस पे बात भी कर लेते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है, इट्स लाइक अ ड्रग। फिजिकल इफेक्ट्स, मेंटल इफेक्ट्स, सोशल इफेक्ट्स। फिजिकल में शी इज वेरी क्लियरली पॉइंटेड आउट, विजन प्रॉब्लम्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं। आपके पास फिर मेंटल इफेक्ट्स आ जाते हैं। आपका एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं हुआ तो हो जाएगा, और हुआ हुआ है तो वर्स हो जाएगा। एंड देन योर सोशल इफेक्ट्स, यू नो, गाइस रिकमेंड सर्टेन थेरेपीज फॉर इट कि फिर हम कैसे निकलें इससे? देखिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। मोबाइल जो उन्होंने निकाले हैं, उन्होंने उसका साथ तोड़ भी निकाला है। देयर आर स्क्रीन टाइम्स, देयर आर एप्स व्हिच टेल यू, आप YouTube देख रहे होते हैं, आपको रिमाइंडर देता है वो बीच में कि इट्स टाइम नाउ, इट्स बेड टाइम, इट्स दिस टाइम। इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट डूइंग इट। पहली बात तो ये कि आप खुद इसको समझ रहे हैं मसला या नहीं समझ रहे हैं। आप क्यों पहुंचे लॉन्ग टर्म इश्यूज तक, एडिक्शन तक, जब आपको पता है एक चीज फोकस खराब कर रही है, मेरी सोशल रिलेशनशिप्स खराब कर रही है, मेरी वर्क लाइफ खराब कर रही है। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, अब डिफरेंट कंट्रीज में अगर हम देखें, स्पेशली मेरा वैसे एयरिंग गिर गया, खैर डिफरेंट कंट्रीज में हम देखें, गवर्नमेंट जो है ना वो इसके ऊपर काम कर रही है। लाइक ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, थैंक यू सो मच, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं वो इसके ऊपर अब बाकायदा कानून साजी कर रही हैं। तो मैं चाहूंगी सदफ की तरफ हम कॉलर है, मेरे ख्याल में कॉलर हैं जी हमारे साथ। कॉलर है राजा अब्दुल ताज साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अपना नाम खुद भी बता दीजिए, शहर का नाम, और क्या बात करना चाहते हैं, प्लीज बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम राजा अब्दुल तारिक है, शहर कराची, वेलकम सर। कॉलोनी।
प्लीज बोलिए। सर हम इशू उठाते हैं हर बात पर और हर चीज को नेगेटिव भी देखते हैं। हालांकि ठीक है, मोबाइल एक फायदेमंद चीज भी है, तो हम अपने बच्चों पर खास तौर पर नजर क्यों नहीं रखते और उन पे कंट्रोल हमारा क्यों नहीं है? माशा मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे हाफिज कुरान है। बड़ा बच्चा 17 साल, 17.5 साल, 2 जोड़वा 14.5 साल, उससे छोटा 13 साल। बड़ा बच्चा जो है तो तारिक भाई आप ये कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को बुरा ना कहें, हम अपनी आदत पे तवज्जो दें, अपनी अदाओं पे गौर करें, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने किस तरह से कंट्रोल रखा अपने बच्चों के ऊपर, थोड़ा सा शेयर करें ताकि सुनने वाले भी कुछ सीख लें। देखिए मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे ड्यूटी पे जाता था, पर रात 12 बजे तक मैं पर बच्चों की मालूमात मैं फोन पे लेता था। आप इन टच रहते। तारिक भाई थैंक यू, बहुत अच्छा नुक्ता आपने उठाया है और इस पे हम जरा अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन भी ले लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें फोन करते हैं। वैसे खालिद साहब भी हैं, उनसे भी जरा। खालिद साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप कहां से बोल रहे हैं? मोहम्मद खालिद साहब कहां से बात करें? शाह फैसल कॉलोनी। आपकी आवाज हमें आ रही है, आप प्लीज अपना सवाल कीजिए। खालिद साहब आप इस्लामाबाद से हैं। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई हमारी। खालिद साहब से बड़े अच्छी बात की है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं आऊँगी नौशीन की तरफ, लेकिन मैं अपना सवाल लेके सदफ की तरफ जाती हूँ। सदफ, अब तो गवर्नमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ ममालिक की, उन्होंने भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है कि ये जो सोशल मीडिया है इसके असरात अच्छे नहीं हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर। आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर मजीद, स्पेशली साउथ एशिया की बात करें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, नहीं है, या फिर उन एल्गोरिदम्स और उन कंपनीज को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर काफ़ी कानून साजी हुई है, लेकिन जो मसला है हमारी जैसी गवर्नमेंट्स का, साउथ एशियन गवर्नमेंट्स का, वो कानून साजी के नेचर के ऊपर बात नहीं करते। हमारा जो सारा का सारा तवज्जो है हमारी हुकूमत की, जब वो पीका हो या जो दूसरे दीगर क़वानीन आए, वो कम्प्लीटली कंटेंट रेगुलेशन के ऊपर, यानी क्या चीज़ आपको नज़र आएगी और क्या चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, उस चीज़ के ऊपर उनका पूरी तवज्जो होती है। और फिर ज़ाहिर है देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट कि जब वो ऐसी कानून साजी करते हैं तो वो क्या आवाम के फ़ायदे में कर रहे हैं या वो एक सेंसरशिप का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये नेचर ऑफ कानून साजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि जो दीगर ममालिक में भी कानून साजी हुई है उसके अंदर आपको जो पेरेंट्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। यानी सोशल मीडिया कंपनीज़ के ऊपर पाबंदियाँ इस तरह की लगाना कि आप पेरेंटल कंट्रोल्स को जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता है वो बना सकें, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेरेंटल कंट्रोल्स मौजूद हैं। फैमिली अकाउंट्स बनते हैं, वो आप गूगल हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, उसके ऊपर आप फैमिली अकाउंट्स बना सकते हैं। अपने इंटरनेट के ऊपर फैमिली अकाउंट्स बना सकते हैं ताकि आप देख सकें कि आपके जो बच्चे हैं वो किस तरह और कितनी देर तक इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि ये जो हमारी अनफॉर्चुनेटली नेचर है, अभी आपके कॉलर भी कह रहे थे और आप भी जो सवाल में, मैं सिर्फ फ्रेमिंग की बात कर रही हूँ, आप गलत बात नहीं करी बिल्कुल, लेकिन बच्चों को जो कंट्रोल करने का आइडिया है, मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड और ऑब्सोलीट आइडिया है। आज के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस है। तो बच्चों के साथ कनेक्शन कायम करना, बच्चों के साथ ऐसा ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप कायम करना जहाँ आप उनको ये कॉम्प्लेक्स समझा सके और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके और आप ये कह रही है सदर के सिर्फ कानून साजी और गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद अपने तौर पे भी इंडिविजुअली भी इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जिन एल्गोरिदम्स की हम बात कर रहे हैं, वो एक एल्गोरिदम अपने बच्चों के साथ भी आप सेट कर लेना। अब वो कैसे हो सकता है? साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ हैं, जरा बताइए। लेट्स सपोज इफ आई एम अ पेरेंट एंड मैं आपके पास इस तकलीफ के लिए आ रहा हूं कि मेरा 14 साल 15 साल का बच्चा या बच्ची इस एडिक्शन में मुब्तला है, आप क्या तफवीज करेंगी मुझे? देखिए, सबसे पहले आपने अपना स्क्रीन टाइम भी देखना है, फैमिली टाइम देखना है। बीइंग पेरेंट आपके पास कितना फ़ोन है, आपने क्या बाउंड्रीज रखी हुई हैं, क्या आखिरी चीज़ आप बिस्तर पे जाने से पहले फ़ोन यूज़ करते हैं और सबसे पहली चीज़ आप फ़ोन उठाते हैं जब आप उठते हैं। मील टाइम्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ कि जी मील टाइम पे हम दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? वो एक वाहिद टाइम होता है जब आप 6 लोग 7 लोग बैठे हैं और आप खाना खा रहे हैं। खाने के साथ, क्योंकि वो खाना खा लेता है बच्चा 10 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन अगर आप उसको आदत डाल देंगे फर्स्ट डे से कि उसको खाने के साथ आपने मोबाइल देना है, तो फिर आप एक जनरल थेरेपी मशीन क्या है? नॉट जस्ट दिस एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ। मैंने कुछ लोगों को देखा है, जैसे मैंने कुछ को होस्ट के साथ काम किया है, वो लोग ब्रेक के बीच में गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग रील्स देखते हैं,
कुछ लोग कुछ भी नहीं करते। प्रोडक्टिव यूज एंड आई मीन किसी किस्म की एडिक्शन से निकलने के लिए इज देयर एनी जेनेरिक थेरेपी दैट वी कैन अडॉप्ट और वो हमें हेल्प कर सकती है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज मॉडरेशन इम्पॉर्टेंट है ना। ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू है, इसको एस्केपिज्म हम कह सकते हैं कि लोग सोचना नहीं चाहते हैं इसलिए वो इस डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगेन वो अगर उधर से छुटकारा पा रहे हैं और उधर लग गए हैं तो देयर इज नो डिफरेंस। देयर इज अ बैलेंस। लें जरूर लें, 10 मिनट इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल रखें, टाइमर लगा लें। आपको पता है ना अगर अपना कि मैं 30 मिनट से ऊपर चला जाऊंगा, put a timer on, the timer will beep. There are screen times, there are app limits. आप Instagram पे app limit लगा लें, नहीं वो चलेगी उसके बाद। लेकिन उसका कंट्रोल भी तो हमारे हाथ में ही है ना। It's all about your discipline. It's all about your will and about your self control. हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है, सदफ से भी कॉलर से मैं फिलहाल थोड़ी सी माजत कर लेते हैं क्विकली। सदफ का कमेंट सदफ क्विकली आप इसको जरा क्लोज कीजिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग एन आईटी एक्सपर्ट, आप इस पे कोई राय देना चाहें जो लोगों को हेल्प करे इस सारी सूरत हाल में? देखिए, दो चीज़ों की मैं रिकमेंडेशन दूंगी। एक तो ये कि स्कूल्स के अंदर फ़ोन फ्री पॉलिसीज़ होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक चंक ऑफ टाइम तो बच्चों के पास ऐसा हो, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, जहाँ पे वो बग़ैर फ़ोन और बग़ैर इंटरेक्शंस के काम कर सकें। दूसरे ये कि खेल जो प्ले बेस्ड लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम कोशिश ये करते हैं पेरेंट्स अक्सर के फ़ोन दे भी रहे हैं तो साथ में कोई ऐसा गेम ढूंढ लेंगे जिससे लर्निंग हो रही है और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई स्क्रीन टाइम तो है लेकिन बच्चा ABCD सीख रहा है या 1 2 3 या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी सीख रहा है। लेकिन क्योंकि ये स्क्रीन बेस्ड है उससे बच्चों की जो सोशल डेवलपमेंट है, उससे जो उनकी इंटरेक्शन है, उनकी अपने नेचर के अंदर इंटरेक्ट करके जो सीखने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो खेल को इम्पोर्टेंस देना और स्पेशली बच्चों की ज़िंदगी में ऐसे स्पेसेस क्रिएट करना जहाँ वो फ़ोन के अलावा भी इधर दीगर बच्चों से या नेचर के साथ, मिट्टी में, दरख्तों के साथ, फूलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खेल सकें ताकि उनका जो नेचर से कनेक्शन है वो कायम रहे। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है बच्चों की एंग्जाइटी में और ये डॉक्यूमेंटेड है। जेन ज़ी से लेके पूरी दुनिया में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, आप स्टार्ट्स उठा के देखें तो बच्चों के अंदर, टीनेजर्स के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी के स्टार्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि हम जो अपनी सोशल एक कम्युनिटी वाली चीज़ थी, जो आसपास अपने दीगर लोगों के साथ बातचीत करके उनके साथ कनेक्शंस बना के या जो नेचर के साथ कनेक्ट होने वाली चीज़ थी, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। तो ये इदराक होना इस बात का कि फोन के ऊपर कुछ अच्छा लगा हुआ है, कुछ लर्निंग। बिल्कुल क्विक, क्या इन्फोर्समेंट काम करती है इसमें? मैं ज़बरदस्ती मोबाइल ले लूँ? नहीं, देखिए ज़बरदस्ती तक पहुँचने नहीं चाहिए बात। यू शुड हैव सेट बाउंड्री। अब आपने एक फ़ोन खरीद लिया और आपने बच्चे को देना है, बाउंड्री शुड बी सेट फ्रॉम डे 1 एंड देन दे नीड टू बी रिव्यूड रेगुलरली। आप ये नहीं कि आपने दे दिया और अब आप भूल गए। आप डेजिग्नेटेड टाइम रखेंगे, सब ले लें 5 से 6, सब ले लें घर वाले, बस सबने 6 बजे बंद कर देना। उसके बाद भी ऑल माइंडलेस होकर आप नहीं कर सकते। फिजिकल एक्टिविटी, ऑफलाइन हॉबीज, सोशल नेटवर्किंग, एवरीथिंग प्लेज। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा, ये वो सारी बातें जो कहीं ना कहीं हम सबको पता होती हैं। सदफ, आपका नौशीन, थैंक यू वेरी मच। आपको जब भी मदू करते हैं आप तशरीफ लाते हैं, हमें पता होता है लेकिन हम रिमाइंड करवाते हैं, somehow trust me, हम खुद को भी रिमाइंड करवाते हैं कि हमने ऐसा करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सदफ ने बड़ी अच्छी बात की है कि वक्त के साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, ये मुझे नहीं लगता जब हम छोटे थे तो हमने कभी सुना भी था। अब छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है, उनसे पूछो भाई मुझे डिप्रेशन हुआ हुआ है या मुझे एंजाइटी हुई है, तो ये सब कुछ उन चीज़ों का नतीजा है जो हम कर रहे होते हैं। स्क्रीन टाइम जो है ना वो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं। जी, सबसे आगे में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस सेगमेंट के अंदर हम ख़ास तौर पे बात करेंगे ख़वातीन की, क्योंकि ख़वातीन की इंडिपेंडेंस जो है वो किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक बुनियादी हैसियत रखती है। और पाकिस्तान में इस हवाले से कई इक़दाम किए जा रहे हैं। उनमें से एक प्रोग्राम के बारे में आज हम बात करते हैं, और वो प्रोग्राम एक ऐसे इनकलाबी इक़दाम पर ख़वातीन को न सिर्फ हुनर फराहम कर रहा है, उनकी स्किल बिल्डिंग कर रहा है, बल्कि उनको मुआशी तौर पर मुस्तहकम और ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है, अमली मौक़े भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से कई ख़वातीन अभी तक ऐसी हैं जो ना सिर्फ इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं बल्कि हमारी इकॉनमी के अंदर भी वो कमा के अपनी इनकम के ज़रिए कोलैबोरेट कर रही हैं। बिल्कुल, बाइख्तियार इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं। ख़वातीन को मुतादिद हुनर सिखाने के साथ साथ उन्हें कैसे इंडिपेंडेंट करना है, सेल्फ डिपेंडेंट करना है कारोबार के अंदर, जॉब्स हासिल करने के बजाय वो कैसे आजकल के डिजिटल दौर से फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो स्किल्स हैं इसको मार्केट कर सकती हैं, अपने बिजनेसेस सेट कर सकती हैं। इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट रिसेंटली किया गया
जिसमें तकरीबन 100 खवातीन का मॉडल लिया गया और इस मॉडल के अंदर उन खवातीन को डिजिटली ट्रेन भी किया गया, उनको डाटा कनेक्शंस दिए गए और साथ साथ उनको जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कनेक्ट किया गया, उनको छोटे बिजनेस लोन्स दिए गए जिसके ज़रिए उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया और फिर वो अपने कामयाब एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपने माइक्रो लेवल के ऊपर अपने काम कर रही हैं, स्मॉल स्केल के ऊपर अपने बिजनेसेस कर रही हैं। और इस प्रोजेक्ट को आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, एक तो हमने इस पर भी बात करनी है और इसके साथ साथ रिसेंटली पीटीसीएल ने एक AI पावर्ड फैशन शो भी किया था जिसकी हमने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए भी थे यहाँ पे। वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक जेस्चर था खवातीन को उसकी खास बात पता है क्या है उस प्रोग्राम की, वो जो AI पावर्ड जो फैशन शो किया गया था उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए गए थे, जो आउटफिट्स इस्तेमाल किए गए थे, वो उन खवातीन के बनाए गए थे जिनको ट्रेन किया है बाइख्तियार प्रोग्राम ने। तो हमने सोचा कि इस प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं किस तरह से ये एक चेंज जो है लेकर आ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर और इसको लाने वाले इसके पीछे जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, उनका मकसद जानने की, उनका विजन जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बाइख्तियार प्रोग्राम के जो रूह रवा हम कह सकते हैं और PTCL एंड यूफोन के ग्रुप चीफ कमर्शियल ऑफिसर आतिफ रजा साहब मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर। आतिफ साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सो ग्लैड टू हैव यू सर। टेल अस अबाउट दिस प्रोग्राम, बाइख्तियार प्रोग्राम, क्या विजन था इसके पीछे? अच्छा, बाइख्तियार के हम एज अ कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करती हैं, लेकिन जब हम 2024 का प्लान और डिस्कस कर रहे थे, वी वांटेड टू डू समथिंग जो कि सस्टेनेबल हो, एक्सपेंडेबल हो और जो हमारे एक ख़ास आपके 50% ऑफ पॉपुलेशन हमारी जो ख़वातीन हैं उनके इंक्लूजन के ऊपर फोकस किया गया था। ठीक है। और उसमें जो एक बेसिक फैक्ट था कि हमारी तकरीबन 80% जो ख़वातीन हैं दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 50% हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 80%, तो एक बहुत बड़ा ये था। तो उसमें हमने इसको डिसाइड किया कि दिस इज़ वन एरिया वेयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू डू द वर्क as less to expand. It is good for the families, it's good for the women of Pakistan, and ultimately it's good for the economy of Pakistan. So that is where we started focusing on this segment. और बाइख्तियार came as a, you can say, crown jewel. ठीक है ना, हमने 3-4 ये दिल से हमने एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया है। द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ दिल से, जिसके अंदर हमने मल्टीपल इनिशिएटिव शुरू किए हैं। ये सिर्फ वुमेन के ऊपर नहीं है, ये मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर है। जैसे आपको 2-3 एग्जांपल्स मैं अगर दूँ तो थर के अंदर वाटर प्रॉब्लम इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम और वहाँ पे उनकी ज़िंदगी का आधा फोकस यही रहता है कि पानी किस तरह अरेंज करें। वहाँ पे हमने जाके वाटर प्लांट लगाने शुरू किए हैं। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने 2024 में कंप्लीट किया है, वी पुट 5 प्लांट्स, जिसकी वजह से 15,000 लोगों को अगले 5 साल के लिए क्लीन वाटर सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया। बट दैट इज़ जब ये करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये देखते हैं कि ये 1% भी मसला हल नहीं होगा। 2025 इसको हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है। सिमिलरली ई-बाइक्स का हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है 2024 में, जो उसको 25 में एक्सपेंड करेंगे। वो इनिशिएटिव ये था कि देयर इज़ लॉट ऑफ गर्ल्स जो कि एजुकेशन कर रही हैं, लेकिन दे ट्रैवल अ लॉट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती हैं, हैरेसमेंट इश्यूज होते हैं। इट्स नॉट वेरी, एक तो उनके लिए उतना आसान नहीं है जितना लड़कों के लिए। एंड दैट्स वेयर हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रब्ता किया, दे शॉर्ट लिस्टेड, हमने उनको ई-बाइक्स देनी शुरू की। अगेन ये स्टार्ट किया है, ये एक इंस्टीट्यूट, ये एक इंस्टीट्यूट से 100 इंस्टीट्यूट्स में जाना है, एंड दैट्स द विजन। थोड़ा सा हमें बाइख्तियार के हवाले से ही जो जिस मॉडल का मैंने जिक्र किया, 100 खवातीन को लिया गया, बड़ा इंप्रेसिव मॉडल था। एक तो ये कि जिस इलाके का इंतखाब किया गया, आई बिलीव खानपुर से आपने किया? हरीपुर से किया। तो एक इलाका क्यों आपने हरीपुर का क्यों चूज़ किया गया, और दूसरा ये फिर उससे क्या आपको लगा कि इसको मजीद एक्सपेंड किया जा सकता है? थोड़ा सा मॉडल के हवाले से हमें बताइए। सो जब हम ये वाला कर रहे थे बाइख्तियार का प्रोजेक्ट, तो उसमें भी सबसे पहले पार्टनर किया हमने पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड के साथ। ठीक है। एंड दे हेल्प अस अ लॉट ऑन ग्राउंड। ठीक है, उन्होंने सारा हमें रीच दी। वी हैव सिलेक्टेड डिफरेंट एरियाज और उसमें से पायलट करने के लिए, क्योंकि 2024 में हम इसको कॉन्सेप्ट को रियल टेस्ट करना चाहते थे, तो हरीपुर केम आउट एज वन ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि इस एरिया में बाहर निकलना ख़वातीन का इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना रेस्ट ऑफ द पंजाब में या वहाँ पे है, क्योंकि थोड़ा केपी बेल्ट आ जाता है। केपी बेल्ट आ जाता है, तो घर बैठ के काम करने के लिए जो घरेलू दस्तकारी का शोबा है वो यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत ज़्यादा थी उसकी। वहाँ पे हमने उनके साथ मिलकर काम शुरू किया। हमने 100 ख़वातीन का इंतखाब किया थ्रू अ प्रोसेस पर, रेगुलर और कह लें कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, इसमें कोई प्री सिलेक्शन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब इनके साथ हमने काम शुरू किया, सबसे पहले इनकी जो बेसिक स्किल्स थी, जो इनकी कोर स्किल होती हैं,
निटिंग और जो इसकी क्लोथिंग की स्विंग, इसमें इनकी स्किल इम्प्रूवमेंट के ऊपर हमने काम किया। अभी अरेंज द ट्रेनर्स जिन्होंने इनको इनकी स्किल्स को एनहांस किया सो दैट ये मार्केटेबल हो, जो कम्पीट कर सके दूसरे ब्रांड के साथ। इट मस्ट बी चैलेंजिंग क्योंकि जिन ख़वातीन का आप जिक्र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो है वहाँ पर उसके भी मसले मसाइल होते हैं, तो उस चीज़ के अंदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा उनकी ट्रेनिंग के अंदर, ख़ासतौर पर अगर हम ई कॉमर्स की बात कर लें या फिर फ़ोन्स वगैरह की बात कर लें उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने में। नहीं, उसमें हमें बेसिक ट्रेनिंग तो देनी थी, लेकिन देखें द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस वुमेन जिसमें वो खुद उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिस तरह उन्होंने इसके अंदर इम्प्रूव किया, आई थिंक क्रेडिट इज़ टू देम। यस, एक चैलेंज होता है क्योंकि उनको नई स्किल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एक तो उनकी कोर स्किल थी, लेकिन जब इनकी ऑनलाइन हमने ट्रेनिंग की, डेफिनेटली दैट वाज अ न्यू स्किल फॉर देम। फिर इसके बाद हमने इनकी फाइनेंशियल बेसिक ट्रेनिंग भी कराई ताकि ये अपने फाइनेंसेस को भी खुद करें। उसमें यू बैंक दोनों अलग अलग साइड, आपने डिजिटल साइड पे किया, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे, एंड देन फाइनेंशियल भी किया। यू बैंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है पीटीसीएल ग्रुप का, उन्होंने इनके साथ फाइनेंशियल ट्रेनिंग की। इनके यू बैंक के अंदर यू पैसा अकाउंट्स बनाए गए ताकि सारी ट्रांजेक्शन से इनके डायरेक्ट अकाउंट में आए। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मिडल मैन नाउ। एंड लास्टली टू कनेक्ट देम, इनको हमने फ़ोन्स भी दिए, फ्री डाटा पैकेजेस भी दिए, तो कंप्लीट इकोसिस्टम के ऊपर काम किया। इट टुक अस अराउंड 10 मंथ। ठीक है जी, 10 महीने हमने ये प्रोजेक्ट को किया। टुडे आपने लास्ट मंथ इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी की है, वी सेलिब्रेटेड बिग इवेंट जो हमने किया। And I'm happy that now they are actually, their products are available on Daraz online right now. People can buy immediately, इनको मनी ट्रांसफर होती है। सो वो जो काम पहले ये अपनी गली मोहल्ले में कर रहे थे, अब वो हम सारी दुनिया के लिए खुल गया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम चाहते हैं कि हम उन खवातीन से भी बात करें। मैं क्विकली लास्ट 30-40 सेकंड्स में चाहता हूँ कि आप अपना जो फ्यूचर विजन है बाइख्तियार का वो एक्सप्लेन कर दें, फिर हम आपको उन खवातीन से भी मिलवाएंगे जिन्होंने एक्चुअली इस अमल को किया है। सर, हाँ जी, 2025 में जी हम इसको ऑलरेडी अनाउंस जो किया है कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स में लेके जा रहे हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। हम चारों प्रोविंसेस के अंदर लेके जा रहे हैं। मेन एरियाज जो हमने अभी फोकस किए हैं वो फ्लड हिट एरियाज जो हैं, हमारे लास्ट ईयर जो फ्लड आया था उसमें जो डिवास्टेशन हुई थी उन जगहों पे अब हम 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लेके जा रहे हैं। दैट्स वन। नंबर 2, वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्किल्स। अच्छा, अब सिर्फ ये निटिंग और स्विंग के ऊपर नहीं है, पॉटरी के ऊपर भी हम इसमें कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी होम इंडस्ट्री है उसके भी कर रहे हैं, और ऑनलाइन टीचिंग जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा एजुकेटेड घर बैठ के खवातीन है, तो हम 4 या 5 स्किल्स इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है। एंड 2025 में इंशाल्लाह और आम खवातीन भी इसका हिस्सा बन पाएंगी। जी बिल्कुल, आम खवातीन के लिए ही है, हम उन्हीं के जगह पे जाके करेंगे। द आइडिया इज टू टेक इट टू 2000 मोर वुमेन। बिल्कुल ठीक है। आतिफ, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट फॉर बाइख्तियार, टू यू फोन। और इससे पहले कि हम इसको सेगमेंट को खत्म करें, हमने आपसे मुलाकात करवानी उन खवातीन की भी, और मैं ज़रा आपकी इजाज़त से वो एक AI के ज़रिए जो आपका फैशन शो था, बड़ा आइकॉनिक, लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया, पाकिस्तान का पहला भी था। आपको कुछ विजुअल्स उसके दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो हमारे साथ वो बाइख्तियार खवातीन मौजूद होंगी जिन्हें बाइख्तियार ने बाइख्तियार किया है। ज़रा देखिए और वापस आइए। जी, AI पावर्ड फैशन शो आपने मुलाहिजा किया, ये उन खवातीन के मलबूसात थे, डिज़ाइन करदा मलबूसात थे जिनको बाइख्तियार ने बाइख्तियार बनाया, एज इमरान सेड। तो वो खवातीन आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। उनकी 2 ऑफ देम हमारे साथ मौजूद है, 100 ऑफ देम मौजूद नहीं है, तो उनकी ज़रा कहानी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मरियम हुसैन मौजूद हैं और इकरा जमान मौजूद हैं। कैसी आप दोनों? ठीक ठाक है जी, अल्लाह। और मरियम के बारे में आपने वो नहीं बताया कि मरियम दुबई भी जा चुकी हैं। अच्छा। और बड़ी वेल एक्नॉलेज्ड एंटरप्रेन्योर हैं इस प्रोग्राम के तहत, और बड़ा सराहा गया उनके काम को। आपको याद है लोक मेला में हम गए थे? Yes, वहाँ पे भी exactly. इनकी प्रोडक्ट को बहुत पसंद किया गया, जो ये हरीपुर से लेके हो सकता है हमने इनके स्टॉल पे जाके भी रिकॉर्डिंग की हो, आप कैसे भी हो सकता है। सो ग्लैड टू। थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताइए, बाइख्तियार ने कैसे हेल्प किया आपको? बाइख्तियार में पहले मैं अपने घर में ही अपनी बच्चियों के कपड़े सिलाई करती थी, एम्ब्रॉयडरी भी घर में ही करती थी, बाहर की हद तक नहीं कभी किया था। तो उसके बाद मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि PTCL एक ट्रेनिंग करवा रहा है, अच्छा, जिनमें वो 100 हुनरमंद ख़वातीन को बाख्तियार बना रहे हैं। तो मैंने वहाँ जाके उनकी क्लासेस ज्वाइन की। वहाँ पे हमें जो हमारी एम्ब्रॉयडरी थी मज़ीद अच्छी हमें करवाई गई ठीक से। वहाँ जाके मुझे घर में मुझे इतनी एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइनिंग के नाम नहीं पता थे, वहाँ जाके मुझे पता चला कि 30 से 35 एम्ब्रॉयडरीज होती हैं। तो फिर उसके बाद हमें सेल फ़ोन दिए गए, डिजिटल स्किल्स सिखाई गई,
यू वॉलेट अकाउंट बना के दिया गया, दराज अकाउंट बना के दिया गया, जिस पे फिर मैं जो घर में ही अपनी चीज़ें जो बनाती थी तो वो मैं अपनी उनकी पिक्चर्स बना के दराज अकाउंट पे अपलोड की हैं। तो फिर मेरी रिस्पांस ठीक है जी, 1 वीक में ही मेरा पहला ऑर्डर आ गया था। बन गई है माशाल्लाह। इकरा, आपकी ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीली लेकर आया बाख्तियार प्रोग्राम? मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शादी से पहले एक साइकोलॉजिस्ट थी। मैं पिंडी से शादी करके हरीपुर गई। तो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई वहाँ जाके, क्योंकि अब पता है स्मॉल टाउन है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। और साथ में फिर मेरा बेबी हो गया, तो बेबी के साथ तो वैसे भी आउटसाइड जाके अपने वर्किंग को करना बहुत मुश्किल था। तो 2 इयर्स मैंने ऐसे ही गुजार दिए, डिस्टर्ब, डिप्रेशन, घर रहने में, बच्चों को संभालने में, ऊपर से हज़ारों विशेज़, बच्चे की ये चीज़ हो, मेरी ये चीज़ हो, और मेरे हस्बैंड उनके साथ, मतलब आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है एक बंदे का लेके चलना। तो मैंने, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया कि ये एक है प्रोजेक्ट, तुम ज्वाइन करो। तो मैंने कर लिया। वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे से लेके चला गया। एम्ब्रॉयडरी मुझे आती थी, स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी आती थी, लेकिन एक शौक की हद तक। मुझे पॉलिश किया गया, वहाँ मेरी स्किल्स को निखारा गया। और फिर उसके बाद हमें मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, लाइक मोबाइल फ़ोन्स दिए, इवन सिम कार्ड्स, डाटा, हर चीज़ प्रोवाइड की गई ताकि हम अपने काम को इजीली आगे लेके कहने में तो बड़ा आसान लगता है मरियम, चैलेंजिंग कितना था और इस पे वक्त कितना लगा। और दुबई वाला एक्सपीरियंस भी शेयर कर दें हमारे साथ, वो कैसे हुआ? दुबई जाइटेक्स पे जब मैं गई, मुझे बताया गया कि मैं जाऊंगी दुबई, तो ये तो मेरे लिए ख्वाब था कि दुबई जाना, और खुशी थी मेरे लिए कि मैं जाऊंगी। जितनी भी खवातीन देख रही हैं, लास्ट 30 सेकंड्स आप उनको कुछ भी कहना चाहें इस बाइख्तियार प्रोग्राम के हवाले से, वो कैसे इसमें इंक्लूड हो, कैसे अपना हिस्सा डाल सकती हैं? मैं पाकिस्तान की खवातीन को मशवरा देती हूँ कि अपने हुनर जो उन्होंने हुनर सीखे हुए हैं, वो अपने हुनर मज़ीद सीखें और बाख्तियार बने, और अपना जो है इस तरह के मौक़ों से फ़ायदा उठाएं ताकि वो अपने ख्वाबों को तकमील दे सकें। कुछ आप कहेंगी लास्ट एंड? आई थिंक मुझे लड़कियों में बहुत हुनर है, तो उसको आगे पॉलिश करें, आगे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने हुनर्स को निखारें। हरीपुर की लड़कियों में बहुत ज़्यादा हुनर है, नो डाउट, लेकिन उनका कोई देखता नहीं है। तो और ये पूरे पाकिस्तान की अलमिया है इकरा मरियम। लेकिन आप लोग बड़ी अच्छी मिसाल हैं, आपने भी घर रह के और आपने भी अच्छा काम किया, और फिर बाख्तियार ने इनको हेल्प किया। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन सब ब्रांड्स के ऊपर समाव आती भी है। उसमें कमर्शियल इमेजिंग तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ माशरे में बहुत लोगों का भला होता है। और जैसे आतिफ साहब ने हमें बताया कि दे आर वर्किंग ऑन सर्टन मोर प्रोजेक्ट्स, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसका मजीद बहुत से लोगों को बिल्कुल ऐसे ही। और अगर पैशन आपके पास मौजूद हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं, सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप दोनों का। साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।